हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग नीरू शर्मा। सभी लोग जल्दी से लाइव हो जाइए क्लास में ताकि हम लोग टाइम से क्लास शुरू कर सकें। राइट। वेरी गुड इवनिंग लवली, ममता, मनप्रीत, किरण। सभी लोग क्लास में आ जाइए टाइम से ताकि हम लोग जल्दी से शुरू कर सकें, है ना। मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार आप लोग मुझे बता दीजिएगा। क्लियर है? ओके ओके ठीक है। नोट्स मिल गए थे? कल की क्लास के नोट्स मिल गए सभी को? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कल कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। सो जो आपका पोर्टल है, जो आपकी आईडी है, वहीं पर आपको नोट्स मिलेंगे जहाँ पर आपको क्लास मिलती है। राइट। शुरू करें? कैसे हो सभी? बढ़िया हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। शुरू कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सी अभी तक हमने पढ़ा था फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया, है ना। भारत की भौगोलिक विभाजन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने की माउंटेन्स पढ़े, हिमालय फॉर्मेशन पढ़ी, एंड नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा, नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा। सो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल्ड में, जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुइटेबल है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। एंड आपको नोट्स भी मिल गए होंगे दोनों क्लासेस के। राइट। दोनों क्लासेस के नोट्स आपको मिल गए ना? हैंड आउट साथ के साथ मिल गए हैं? एक बार मुझे कंफर्म करा दो, आपको नोट्स मिल गए, हैंड आउट्स? ओके ओके ठीक है। सो हम लोग शुरू कर लेते हैं। आज हम ये देख लेते हैं कि आज हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, हमारी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है और अभी भी स्टिल आज हमारी थर्ड क्लास है, बट आज भी हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना। क्योंकि एक बड़ा चैप्टर, ये बड़ा टॉपिक होता है, सो हम इसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं ताकि कोई जल्दबाजी ना हो और आपको प्रॉपर कंटेंट मिल सके, प्रॉपर चीज़ें मिल सकें जो आपके एग्जाम्स में आती हैं, जो पूछी जाती हैं, है ना। शुरू कर लेते हैं। हमारा लेक्चर 3 है आज। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आज हमारी क्लास का जो प्लान रहने वाला है वो क्या रहने वाला है और हम लोग क्या क्या यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो हम लोग यहाँ पर वेस्टर्न घाट कवर करने वाले हैं, ईस्टर्न घाट कवर करने वाले हैं, एंड द कोस्टल प्लेन्स कवर करने वाले हैं, है ना। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आइलैंड्स कवर करेंगे, एंड द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ये हम यहाँ पर देखेंगे। प्लस इंडियाज लैंड एंड वाटर फ्रंटियर्स, यानी कि भारत की सीमा और जलीय सीमा के बारे में देखेंगे। भारत की भूमि, है ना, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, ये हम यहाँ पर देखेंगे। लैंड एंड वाटर फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया हम लोग आज इस क्लास में देखने वाले हैं। प्लस ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जितना यहाँ पर कवर हो सकेगा हम कवर करेंगे, अदरवाइज हम लोग कल की क्लास में इसको कवर करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सो आपको एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया होगा कि हम कैसे, किस तरीके से अपनी क्लास को आगे रन करने वाले हैं। राइट। यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। क्लियर है सभी को? आप लोग एक बार ना यस या नो करके बता दिया करो ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। राइट। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके। देख लेते हैं हम लोग।
शुरू कर लेते हैं वेस्टर्न घाट से। आपको पता है जब हम इंडिया का मैप बनाते हैं सो ये यहाँ पर हमारा पड़ता है वेस्टर्न कोस्ट एंड यहाँ पर क्या आता है ईस्टर्न कोस्ट। तो ये तो मोटा मोटा चीज़ें हमें पता है, राइट। देख लेते हैं पश्चिमी घाट के बारे में, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट के बारे में कि पश्चिमी घाट क्या है, वेस्टर्न कोस्ट क्या है। और यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं, है ना, बहुत बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। देख लेते हैं। सो वेस्टर्न घाट फॉर्म्स द वेस्टर्न एज ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, यानी कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसका जो पश्चिमी किनारा है वो मिलकर के बनाता है वेस्टर्न घाट, राइट। सो इट रन्स पैरेलल टू अरेबियन सी, ये अरेबियन सी के पैरेलल रन होता है, अरब सागर के समानांतरी ये रन होता है जो आपका वेस्टर्न घाट है। एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस रेंज इज कॉल्ड सह्याद्री। दूसरी बात, इसका वेस्टर्न घाट का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या कहलाता है, ये सह्याद्री कहलाता है। बहुत बार ये स्टेटमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये सह्याद्री कहलाता है। सो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, राइट। नॉर्दर्न पार्ट अगर मान लो आ जाए कि वेस्टर्न घाट का कौन सा हिस्सा सह्याद्री कहलाता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट या वेस्टर्न घाट इज कॉल्ड सह्याद्री। क्लियर है? आगे देख लेते हैं हम इसको। एंड द हाइट ऑफ द सह्याद्री इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि हम अभी क्या कह रहे थे, जो वेस्टर्न घाट है इसका नॉर्दर्न पार्ट जो है, नॉर्दर्न हिस्सा जो है वो सह्याद्री कहलाता है। और जब बात हम ये सह्याद्री की करते हैं, मान लो ये सह्याद्री है, जब हम इसकी हाइट देखते हैं सो इसकी जो हाइट है नॉर्थ से साउथ में बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्थ में सह्याद्री की हाइट कम है कंपैरेटिव टू साउथ, राइट। साउथ की तरफ बढ़ती जाती है हाइट, यानी कि साउथ में जो हाइट है वो ज़्यादा है और नॉर्थ में जो हाइट है वो कम है सह्याद्री की कंपैरेटिवली। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी चीज़, अब हम यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है उसकी दूसरी क्योंकि ये सारी चीजें वेस्टर्न घाट में ही पड़ती हैं, राइट। सो अनाईमुडी इज अ सॉर्ट ऑफ ट्राई जंक्शन ऑफ अन्नामलाई रेंज एंड द कार्डामम हिल्स एंड पलानी हिल्स। जो अनाईमुडी है ये अन्नामलाई रेंज, कार्डामम हिल्स और पलानी हिल्स का एक ट्राई जंक्शन की तरह काम करता है, त्रिजंक्शन की तरह काम करता है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ऐसी चीजें जब भी आए, जब भी ऐसी आए, मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द ट्राई जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का ट्राई जंक्शन क्या है, सो उसका नाम क्या होगा, अनाईमुडी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेस्टर्न घाट का जो ट्राई जंक्शन है जिसको अनाईमुडी कहा जाता है, उसे कौन से पार्ट्स मिलकर के बनाते हैं, तो कौन से पार्ट मिलकर के यहाँ पर इसे बनाते हैं, अन्नामलाई रेंज, कार्डामम हिल्स एंड पलानी हिल्स, राइट। क्लियर है यहाँ तक? सो ये चीज़ें हमें इस तरीके से, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहे और जब क्वेश्चन आए तो हमें कंफ्यूजन ना हो कि हमने पढ़ा तो था बट पता नहीं कि क्या पढ़ा था, वो ना हो। यहाँ तक क्लियर है? मैं अपनी बात समझा पा रही हूँ आप लोगों को? ओके, ठीक है। सो आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर कोडाई कनाल। कोडाई कनाल इज अ ब्यूटीफुल हिल रिसोर्ट इन सिचुएटेड ऑन द पलानी हिल्स। जो कोडाई कनाल है ये वेस्टर्न घाट में एक हिल स्टेशन है। ये जो हिल स्टेशन है ये कौन सी पहाड़ियों में पड़ता है, ये पड़ता है पलानी हिल्स में। और पलानी हिल्स ट्राई जंक्शन का पार्ट है ना, जो कि अनाईमुडी ट्राई जंक्शन का पार्ट है पलानी हिल्स। क्लियर है? पलानी हिल्स में पड़ता है कड़ाई कनल, जो कि वेस्टर्न घाट का एक हिल स्टेशन है, एक पहाड़ी रिजॉर्ट है ना। घूमने जाते हैं लोग, टूरिस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा जाते हैं, राइट। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में कि वेस्टर्न घाट है क्या। सो सबसे पहले आप इंडिया के मैप में इसको देखो, उसके बाद मैं आपको यहाँ समझाऊंगी। जब आप होलिस्टिक पूरे भारत को देखते हैं, सो भारत, ये विजिबल है मैप, एक बार मुझे कंफर्म कराइए मैप विजिबल है आप लोगों को? ओके जी, ठीक है। सो ये इंडिया है, इंडिया का मैप है। यहाँ पर इस पॉइंट से यहाँ तक आप देखेंगे ये है वेस्टर्न घाट, है ना। ये क्या है, वेस्टर्न घाट विजिबल है क्लियरली आपको यहाँ पर, ये आपको कंफर्म हो गया यहाँ से, ये है आपका वेस्टर्न घाट। एंड जब हम इधर आते हैं सो ये हमारा पड़ता है ईस्टर्न घाट, यानी कि पूर्वी घाट। अब आप यहाँ पर आ जाओ, ये केवल वेस्टर्न घाट का ही मैप है। अगर मान लो आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि वेस्टर्न घाट भारत के किन किन राज्यों में फैला हुआ है, सो आप यहाँ पर देखिए, गुजरात में भी ये थोड़ा सा है, यहाँ पर आपका दादरा नगर हवेली में आता है, महाराष्ट्र में आता है, एंड ये गोवा में भी है ना। उसके बाद यहाँ कर्नाटका, केरला एंड यहाँ तमिलनाडु में भी है। सो आप देखेंगे 1 2 3
4, महाराष्ट्र 5 एंड गुजरात में भी पड़ता है 6। सो एक दादरा नगर हवेली यहाँ पर आता है 7, यानी कि 6 राज्यों में, और ये एक यूटी में पड़ता है आपका वेस्टर्न घाट। अगर केवल राज्य पूछता है तो कितने राज्यों में पड़ता है? 6 में। और अगर यूटी भी शामिल करता है, केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल करता है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर पड़ता है और 6 राज्य पड़ते हैं। क्लियर है? यानी कि जो पश्चिमी घाट है वो भारत के 6 राज्यों में फैला हुआ है और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। 6 स्टेट्स एंड 1 यूटी, आपका वेस्टर्न कोस्ट ये फैला हुआ है। यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यहां तक सभी को क्लियर है? ओके, आगे देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट की, यानी कि हमारा जो वेस्टर्न घाट है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जो पासेस हैं, यहाँ पर जो गैप्स हैं, जो हिल्स हैं, वो हम उस चैप्टर में कवर करेंगे जहाँ पर हम पहाड़ियाँ यानी कि हिल्स वगैरह कवर करेंगे। वहाँ पर हम जो पास हैं, गैप्स हैं, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। क्लियर? क्लियर है? देख लेते हैं ईस्टर्न घाट के बारे में। हम जान लेते हैं यहाँ पर कि ईस्टर्न घाट क्या है। सो ईस्टर्न घाट रन्स फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द ईस्टर्न एज ऑफ दिस प्लेट्यू, यानी कि जैसे अभी हम देख रहे थे ये इंडिया है। सो ये जो पार्ट है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था वेस्टर्न घाट, उसी तरीके से ईस्टर्न पार्ट में इस प्लेट्यू के, पेनिनसुलर प्लेट्यू के, हमारा पड़ता है पूर्वी घाट। और जो पूर्वी घाट है वो दक्षिण पश्चिम से, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैले हुए हैं। यहाँ से इधर साइड में ये फैले हुए हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैले हुए हैं। ये डायरेक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है? जब बात आती है ईस्टर्न घाट की, पूर्वी घाटों की, और उनके विस्तार की बात आती है, एक्सटेंशन की बात आती है, तो आपको ये याद रखना है ये दक्षिण पश्चिम से, यानी कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ उत्तर पूर्व की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ फैला हुआ है आपका ईस्टर्न कोस्ट। क्लियर? एंड इस श्रेणी को पूर्वाद्री भी कहा जाता है। जैसे वेस्टर्न घाट के नॉर्थ पार्ट को सह्याद्री कहा जाता था, वैसे ही जो ईस्टर्न घाट है इसको पूर्वाद्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्व की तरफ पड़ने वाली चोटियां हैं, पहाड़ हैं इसमें, ठीक है, पहाड़ियां हैं। एंड पूर्वी घाट कर्नाटक तमिलनाडु की सीमा पर नीलगिरी पहाड़ियों पर पश्चिमी घाट से जुड़ते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि कौन से पॉइंट पर, कहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, कौन सा पॉइंट है जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं? सो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है, राइट? पूर्वी घाट कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर, यानी कि कर्नाटक इधर से एंड यहाँ पर तमिलनाडु, इसकी सीमा पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलता है पश्चिमी घाट से, यहाँ पर। अभी हम लोग देखेंगे मैप के थ्रू, इसको समझेंगे। आगे देख लेते हैं। सो ये चीज क्लियर है। पूर्वी घाट, कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत बार सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है। एवं पश्चिमी घाट, नीलगिरी पहाड़ियों पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। और कहां पर मिलते हैं, किस राज्य में? कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा में नीलगिरी पहाड़ियों पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। क्लियर है? दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, द ईस्टर्न घाट आर नॉट कॉन्टिन्यूस लाइक द वेस्टर्न घाट, यानी कि जो पूर्वी घाट है वो पश्चिमी घाट की तरह कंटिन्यूस नहीं है, संतत नहीं है, बल्कि असंतत है। यानी कि बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी है, लगातार नहीं है, बीच में कहीं पर कटाव है, फिर दूसरी चीज़ आ जाती है, फिर गैप्स आ जाते हैं। इसका मतलब डिसकंटिन्यू है, कंटिन्यू यहाँ पर नहीं है, कंटिन्यूटी फॉलो नहीं करता है ईस्टर्न कोस्ट लाइक अ वेस्टर्न, राइट? सो द रिवर ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी हैव डाइसेक्टेड दिस रेंज एट मैनी प्लेसेस, यानी कि पूर्वी घाट को महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी जैसी नदियां कई जगह पर, कई रेंजेस में इसको कट करती हैं, काटती हैं, ठीक है? इसलिए ये डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जबकि पश्चिमी घाट हम जब देखते हैं तो कंटिन्यू है। देखो जब क्वेश्चन आता है ना पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की तुलना करने के लिए जब आता है तो ये स्टेटमेंट ज़रूर पूछा जाता है, हाइट पूछी जाती है और उनकी असंततता और संततता यानी कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पूछी जाती है कि कौन सा जो घाट है वो कंटिन्यू है और कौन सा घाट डिसकंटिन्यू है,
राइट। तो इस तरीके के स्टेटमेंट बनते हैं। मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, जब भी हम दो चीज पढ़ रहे हैं तो आपको उनकी तुलना जरूर पढ़नी है ना। आपको यहाँ प्रॉपर मटेरियल मिलेगा सारा, और आपको ये तुलना खुद से करनी है। क्लियर है? ये आपके लिए होमवर्क है ना। जब आप खुद से कुछ चीजें करोगे ना तो आपको समझ में ज्यादा आएगा वहां पर, क्योंकि सारी चीजें मैं क्लियर करके बताऊंगी, मटेरियल प्रॉपर दूंगी आपको, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स आप खुद से करिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको वो चीजें याद रहेंगी। आपने अभी वेस्टर्न घाट पढ़ा, ईस्टर्न घाट पढ़ा, अब आप देखो कि कौन सी चीज किस में है, कौन सी किस में नहीं है। एक तरफ वेस्टर्न लिखो, एक तरफ ईस्टर्न, यहाँ पे लिख दो कंटिन्यू, उधर लिखो डिसकंटिन्यूटी, हाइट दोनों की लिख दो, क्या क्या हाइट है, कौन सी पहाड़ी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। राइट। जब आप ऐसे पढ़ोगे और फिर जब क्वेश्चन देखोगे आप, तो आपको याद आ जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे देख लेते हैं। सो ये हमारा है ईस्टर्न घाट, है ना, ये ईस्टर्न घाट है यहाँ पर। अब आप देखिए तमिलनाडु से लेकर के यहाँ पर क्या है, ये है कर्नाटका, और ये क्या है तमिलनाडु। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट इधर से, यहाँ देखिए यहाँ पर मिलते हैं। ये तमिलनाडु की और कर्नाटक की सीमा है। यहाँ से जब हमने देखा था वेस्टर्न कोस्ट आता है, यहाँ से ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पर पड़ती हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। राइट। सो यहाँ पर मिलते हैं दोनों, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, और इस तरीके से फैला हुआ है आपका पूर्वी घाट तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद तेलंगाना, एंड देन ओडिशा तक ये फैला हुआ है। क्लियर है? ये चीज आपको विजिबल है? अभी कोई भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से, कुछ कुछ चीजें रह गई जैसे गैप्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, वो हम जब पहाड़ियों वाला चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे, जब टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो वहां पर ये हो जाएगा आपको। राइट। सो मैप क्लियर नहीं है? अच्छा देखो मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, ये तेलंगाना है, ये है आपका तेलंगाना। राइट। एंड यहाँ पर ये तमिलनाडु है, एंड यहाँ पर है ये आपका, ये है आपका कर्नाटका, और यहाँ पर पड़ता है ओडिशा, एंड यहाँ पर ये तेलंगाना है, ये है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये आपका तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। अभी क्लियर है आपको ये चीज? ये थोड़ा सा शायद ज्यादा स्ट्रेच हो गया है, इस वजह से मे भी थोड़ा विजुअल कम है, इसका ध्यान रखा जाएगा आगे। बट ये अभी क्लियर है आपको, जो मैंने आपको इंडिकेट किया बताया, आप लोग मुझे बताइए एक बार। ओके ओके, ठीक है ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये फैला हुआ था, देखो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर कर्नाटक और तमिलनाडु के सीमाएं, यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियां, और यहीं पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं। ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये है ईस्टर्न घाट। इस तरीके से आप इसको समझिए। यहाँ पर ये अभी विजिबल है आपको, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। मोटा मोटा यहाँ पर जो इसके डिविजन्स हैं उनको आप देख लीजिए, ताकि आगे जब हम इनको पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम ना आए और आप लोकेट कर पाओ कि कौन सी चीज कहाँ पर है। राइट। अभी हम यहाँ पर देखेंगे। सो अभी तक हमने देखा वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, हमने मैप के थ्रू उसको समझा। यहाँ तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को अगर है तो आप लोग मुझे बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? अच्छा ठीक है। सो अभी हम देखेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में, यानी कि तटीय मैदान। जिस तरीके से हमने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पढ़े हैं, है ना, उसी तरीके से कोस्टल मैदान भी हैं। ईस्टल जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ऐसे ही ईस्टल कोस्टल प्लेन भी है। जिस तरीके से पश्चिमी मैदान है, उसी तरीके से पूर्वी तटीय मैदान भी है। तो ये चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे, देख लेते हैं। द पेनिनसुला प्लेटू ऑफ इंडिया इज फ्लैंक्ड बाय नैरो कोस्टल प्लेन्स ऑफ वेरीड विद फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यानी कि भारत का जो प्रायद्वीप है, जो पेनिनसुलर प्लेटू है भारत का, ये फैला हुआ है उत्तर से दक्षिण तक विभिन्न चौड़ाई के साथ, एक संकीर्ण पट्टी मैदानों से ये घिरा हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, ये आपने देखा था ना इधर, ये आपने ईस्टर्न कोस्ट देखा। राइट। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तक कुछ भी नहीं है। सेम चीज आप इधर देखेंगे जब हमने वेस्टर्न कोस्ट देखा था। सो आगे हम इसको कैरी करते हैं। एंड इनका निर्माण, ये जो कोस्टल प्लेन है, इनका निर्माण नदियों की निक्षेपण क्रिया और समुद्री लहरों की अपरदनात्मक और निक्षेपण क्रिया के द्वारा हुआ है। यानी कि कोस्टल प्लेन्स वर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल एक्शन ऑफ रिवर्स। जब नदियां आती हैं, है ना, हिमालयन रिवर तो इधर आती नहीं है। राइट। यहाँ पर कौन सी रिवर है?
पेनिनसुलर रिवर हैं। सो जो पेनिनसुलर रिवर हैं, जब वो बह करके जाती हैं तो डिपोजिट बहुत सारा सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर के जाती हैं और बीच में उसको जमा करते हुए जाती हैं, राइट। सो इनके डिपोजिशनल एक्शन की वजह से, जो नदियां हैं उनके डिपोजिशनल एक्शन की वजह से कोस्टल प्लेन बनते हैं, प्लस इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्शन यानी कि अपर्दन की वजह से भी और निक्षेपण की वजह से भी। डिपोजिशन होता है निक्षेपण एंड इरोजन होता है अपर्दन। दोनों ही कार्य ऐसे हैं नदियों के जो कि मैदानों का निर्माण करते हैं। मान लो कोई ऊंची चीज आ जाती है बीच में और वहां से नदी फ्लो करती है, रिवर बहती है, सो क्या होगा, उसको काटती हुई चलेगी, है ना। तो ये क्या हुआ, ये एक इरोजनल एक्शन हो गया रिवर का। वहीं पर नदी जब बहती है और अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के जाती है, अवसाद लेकर के जाती है, और जब ढलान, थोड़ा भी ढलान कम होता है तो उनको बीच में क्या होता है, जमा करते हुए निकल जाती है। ये क्या हुआ, ये डिपोजिशनल एक्शन ऑफ रिवर हो गया, राइट। ये नदी का ये जो है वो नदी का अपर्दनात्मक यानी निक्षेपणात्मक कार्य होगा। निक्षेपण छोड़ देती है, अवसाद को जमा कर देती है। क्लियर, आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सो द इंडियन कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू डिविजन्स, यानी कि जो भारतीय तटीय मैदान है, इंडियन कोस्टल प्लेन है, वो डिवाइड होते हैं टू डिविजन्स में, उनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। ये दो भाग कौन से हैं, ये दो भाग हैं आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, राइट। ये दो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है इंडियन कोस्टल प्लेन को। भारतीय तटीय मैदानों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी कि पूर्वी तटीय मैदान। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ओके, ठीक है। सो आगे हम लोग देख लेते हैं इंडियन कोस्टल प्लेन्स यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, राइट। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है क्या, पश्चिमी तटीय मैदान क्या है। इट लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, मान लो यहाँ पर, ठीक है, इधर से ये आप देखेंगे ऐसे है वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट है। सो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में यहाँ पर जो प्लेन है, यहाँ पर जो मैदान है, उसको बोला जाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सेम चीज आपकी यहाँ पर है। घाट का मतलब यहाँ नहीं है कि सीमा के इधर है, यहाँ से इनके बीच में और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के बीच में जो यहाँ पर प्लेन है, जो मैदान है, उसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोला जाता है, राइट। इसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोला जाता है। अच्छा, नहीं, घाट के पार्ट्स नहीं है, अलग है, अलग लैंडफॉर्म है। जो प्लेन है, देखो आप ऐसे समझो, घाट जो है वेस्टर्न घाट, वहां पर बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, वो एक अलग लैंडफॉर्म है, घाट है ना। घाट का जो निर्माण हुआ है, वेस्टर्न घाट का निर्माण जो हुआ है, वो सबमर्जेंस और इमरजेंस की वजह से हुआ है। सबमर्जेंस और इमरजेंस क्या है, यानी कि वहां पर पश्चिमी जो किनारा है भारत का, वो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से कहीं पर डूब गया है और कहीं पर ऊपर उठ गया है, राइट। इसकी फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी मैप के थ्रू कल, है ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा जब मैं 3D के थ्रू आपको बताऊंगी। सो वो उसका जो निर्माण हुआ है वो सबमर्जेंस और इमरजेंस की वजह से हुआ है, ना केवल सबमर्जेंस की वजह से हुआ है और ना ही केवल इमरजेंस की वजह से हुआ है। इसको बोलते हैं निमज्जन, है ना। कहीं पर डूबने की वजह से हुआ है कि कहीं पर घाट का एक हिस्सा डूबा है। भारत का जो वेस्टर्न, ये जो भारत का ये है, हम जैसे देखते हैं ना, इंडिया ऐसे नहीं है, इंडिया इस तरीके से है, ठीक है, टेढ़ा है। सो ये जो हिस्सा है कहीं पर डूबा है समुद्र में और कहीं पर ये ऊपर उठ गया है। इसीलिए जहां पर ऊपर उठा है वहां पर बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। आप देखेंगे यहाँ पर साउथ पार्ट में नीलगिरी, दोदा बेटा, अनाईमुड़ी, सारे यहाँ पर ये पहाड़ियां हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सबमर्ज हुआ है, इसका डूबा है, यहाँ पर इमरजेंस हुआ है, यानी कि यहाँ पर ऊपर उठा है, और ये वाला जो पार्ट है ऊपर, ये इसका हुआ है सबमर्जेंस और इसका हुआ है इमरजेंस। यहाँ पर ये डूबा है और यहाँ पर इसका उत्थान हुआ है, ऊपर उठा है। क्लियर। और जो कोस्टल प्लेन है, कोस्टल प्लेन यानी कि मैदान कैसे बनते हैं, मैदान कभी डूबने से नहीं बनते हैं। मैदान बनेंगे कि या तो आप उस पर कुछ जमा कर दें, है ना। मान लो कहीं पर गड्ढे हैं, कुछ ऐसे खाई है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनइवन लैंड फॉर्म है, तो वो प्लेन कैसे बनेगा। जब हम प्लेन पढ़ रहे हैं तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि समतल होगा,
ऊपर नीचे नहीं होगा, समतल होगा, राइट। सो जो नदियों के द्वारा गाद सेडिमेंट्स लाए गए वो बीच में रास्ते में उसको बिछाते चले गए, जैसे बीच है ना। वहां पर जो बीच बने हैं वो कैसे बने हैं, वो भी तो जो समुद्र की लहरें आती है डिपॉजिट करते हुए चले जाते हैं वहां पर, उससे बने हुए हैं, राइट। हाँ जी, नॉर्दर्न प्लेन की तरह बिल्कुल, वहां पर भी हिमालयन रिवर, नॉर्दर्न प्लेन जो बना है वो हिमालयन रिवर जो जहां से निकलती है, गंगा यमुना ये आते हैं, राइट। ये बहते हुए क्या लेके आते हैं, सेडिमेंट्स लेकर के आते हैं और उसको जमा करते हुए बीच में चले जाते हैं, जो कि हमने पढ़ा था, भावर, खादर, एलोवाइल, है ना, ये सारी चीजें। उसी तरीके से जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इधर भी नदियां जाती हैं, विसर्जित करती हैं अपना जल। जब यहाँ से पेनिनसुलर प्लेटू से नदियां निकलती हुए इधर अपना जल विसर्जित करती हैं बे ऑफ बंगाल में, तो वो गाद तो लेकर के आएंगी, सेडिमेंट्स तो लेकर के आती होंगी ना बीच में, उसको जमा करते हुए निकलती हैं, है ना। यहाँ पर कई सारी जगह पर नदियां जल विसर्जित करती हैं, तो यहाँ मैदान बन गए। सेम चीज यहाँ पर भी हुई है, राइट। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। गंगा देखो, ब्रह्मपुत्र कितनी बड़ी नदी है और कितना सेडिमेंट, इसीलिए गंगा ब्रह्मपुत्र ये मिलकर के कितना बड़ा डेल्टा बनाते हैं। वो क्या है, वो अवसाद ही तो है। जो सुंदरवन डेल्टा है वो कैसे बना है, वो अवसाद है, इन नदियों के द्वारा लाया गया। क्लियर है? अभी एक बार मुझे कंफर्म कराइए, क्लियर है? ओके, ठीक है ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात। इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में जो मैदान है, जो प्लेन है, उसको स्क्रीन क्लियर नहीं है, ओके अभी क्लियर है स्क्रीन? ओके। सो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट एंड अरब सागर, यहाँ है अरब सागर, इसके जो बीच में है ये है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सेम चीज यहाँ पर आएगी, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच का जो प्लेन है यहाँ पर, वो पड़ेगा आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए आप लोग। एंड इट एक्सटेंड, ओके, it extends from run of Kutch in north to Kanyakumari in the south and its width vary from 10 to 80 किलोमीटर। यानी कि जब हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर रहे हैं, जब हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात कर रहे हैं, सो ये रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में है, राइट। रन ऑफ कच्छ से होकर के कन्याकुमारी तक, और कन्याकुमारी लगभग यहाँ पर है ना, यहाँ पर कन्याकुमारी है। सो गुजरात के रन ऑफ कच्छ से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान कहां से कहां तक फैला है? रन ऑफ कच्छ टू कन्याकुमारी, फ्रॉम रन ऑफ कच्छ टू कन्याकुमारी तक फैला हुआ है पश्चिमी तटीय मैदान। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें कि क्या ये एक ही जैसा है, इसकी चौड़ाई एक ही है, नहीं, कहीं पर ये 10 किलोमीटर, मतलब यहाँ से शुरू होता है 10 to 80 किलोमीटर की इसका वेरिएशन है, यानी कहीं पर चौड़ा है, कम चौड़ा है, कहीं पर ज़्यादा चौड़ा है। और जो एवरेज वेरिएशन है इसकी चौड़ाई की वो कितनी है? लगभग 10 से 80 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। 10 to 80 किलोमीटर के बीच में इसकी एवरेज विड्थ पड़ती है, चौड़ाई पड़ती है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे हम लोग देख लेते हैं। एंड इट इज मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द सैंडी बीचेस, यानी कि इसकी विशेषता है कि यहाँ पर मुख्य रूप से सैंडी बीचेज हैं, रेतीले समुद्र तट हैं, राइट। जैसे गोवा बीच है ना, केरल में भी हैं बीचेस, लोग घूमने जाते हैं वहाँ पर। हमारे इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का वो ये है ना। इसीलिए आपने एक चीज़ सुनी होगी कि भारत ऐसा देश है, ऐसे लोकेशन में स्थित है भारत जहाँ पर आपको पहाड़ मिलेंगे, स्नोफॉल भी होता है, और आप फिर जाते हैं वेस्टर्न कोस्ट या ईस्टर्न कोस्ट पर तो आपको बीचेस भी मिलेंगे। जब आप वेस्टर्न घाट पर आते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उत्तर में भी पहाड़ हैं, है ना, हिमालय पड़ता है, और आपको मैदान भी मिलेंगे, बीच भी मिलेंगे। सेम चीज़ आप जब वेस्ट ईस्टर्न घाट पर जाते हैं, पूर्वी घाट पर जाते हैं, वहाँ पर भी आपको मिलते हैं बीच, वहीं पर आपको सागर समुद्र भी मिलता है और आपको महासागर भी मिलता है। सारी की सारी विशेषताएं भारत में होती हैं, यानी कि टेम्परेट, ट्रॉपिकल जलवायु भी यहाँ पर सारी मिलती हैं, फसलें भी सारी होती हैं, मौसम भी सारे होते हैं। भारत में गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, बारिश भी होती है। अदरवाइज बहुत सारे देश
उस अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार उनका ऐसा है कि वहां पर पता चले ठंड ही ठंड होती है या तो गर्मी ही होती है। जैसे कि आप उठा करके देख लो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, है ना, वहां पर क्या होता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो कि इक्वेटर के नजदीक पड़ता है, बीचों बीच से वहां से गुजरता है, राइट। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब हम लोग मैपिंग करेंगे, मैं आपको मैपिंग कराऊंगी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, 1-2 दिन में कंप्लीट करा दूंगी। सो तब आप देखेंगे कि वहां पर क्यों। और देखो एक चीज मैं आपको बताऊं कि देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार की वजह से किसी देश की जो अवस्थिति होती है वहां की वजह से वहां के लोगों का रंग रूप, उनके जो लंबाई होती है, चौड़ाई यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर, प्लस उनका खाना पीना, उनके यहाँ की फसलें, सारी चीजें प्रभावित होती हैं, है ना, सारी चीजें प्रभावित होती हैं। अगर आप हिली एरिया में रहते हो तो आपके बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी चीजें अलग होंगी। अगर कोई प्लेन में, और ये डिपेंड इतना नहीं करता है कि बस आप स्टेट टू स्टेट कर लें, डिपेंड करता है कि जब थोड़ा ज्यादा डिफरेंस होता है, राइट। आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर। And it is mainly characterized by sandy beaches, coastal sand dunes and mud flats, lagoon, estuary, laterite platforms and the residual hills। मुख्य रूप से जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर सैंडी बीचेस पाए जाते हैं, रेतीले समुद्र तट पाए जाते हैं जिनको हम बीच बोलते हैं, एंड यहाँ पर कोस्टल सैंड ड्यून्स भी पाए जाते हैं, तटीय रेतीले टीले पाए जाते हैं, डून्स पाए जाते हैं, मड फ्लैट्स पाए जाते हैं यानी कि मिट्टी के मैदान पाए जाते हैं, लेगून्स यहाँ पर होती हैं, एस्चुरी होती हैं। इसीलिए जो वेस्टर्न घाट की तरफ नदियां बहती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। हम यहाँ पर एस्चुरी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक वर्ड आया है एस्चुरी। यहाँ पर डेल्टा शब्द आपको सुनाई नहीं दिया होगा, दिखा भी नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि इधर जो नदियां आती हैं वो अपेक्षाकृत जो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जल में विसर्जित करनी है, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं अपना, उनकी अपेक्षा कम सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं, ठीक है, इसलिए वो डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरीज बनाती है। एस्चुरीज क्यों बनाती हैं, ये क्या होता है, ये छोटे छोटे बैक वाटर्स होते हैं, मतलब छोटे कहने का मतलब बहुत छोटे नहीं होते, बड़े होते हैं काफ़ी, ठीक है। सो क्योंकि वहाँ की जो लैंड है वो काफ़ी अनइवन है, सो जो वाटर होता है, पानी होता है, आप ऐसे मान के चलिए कि एक एरिया में होल्ड हो जाता है, राइट। डेल्टा नहीं बनते हैं पश्चिमी घाट पर, यहाँ पर एस्चुरी बनाती है, लैटेराइट प्लेटफॉर्म्स होते हैं एंड रेजिडुअल हिल्स होती हैं यानी कि अवशिष्ट पहाड़ियाँ यहाँ पर होती हैं, ठीक है। सो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, इसका जो उत्तरी भाग है उसको कहा जाता है कोंकण प्लेन। आपने सुना भी होगा, कोंकण प्लेन के बारे में पढ़ा होगा और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कोंकण प्लेन क्या है। सो कोंकण प्लेन जो होता है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग होता है। जैसे वेस्टर्न घाट के उत्तरी भाग को क्या कहा गया था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहा गया है, क्या कहा जाता है। हाँ मैं अभी बताती हूँ लैगून्स क्या होता है। सह्याद्री, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी मैं उसी पे आ रही हूँ, लैगून पे ही आ रही हूँ, डोंट वरी। सह्याद्री है ना, उसी तरीके से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो उत्तरी भाग है उसको कोंकण प्लेन कहते हैं, राइट। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे हम लोग देख लेते हैं। सो द मिडल पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज नोन एज कनारा, यानी जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसका जो मिडिल पार्ट है, आप ऐसे समझिए इसको, ये क्या हो गया, ये हो गया कोंकण, राइट। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये कनारा हो गया। एंड द सॉदर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज नोन एज मालाबार कोस्ट, और यहाँ पर ये क्या है, ये है मालाबार कोस्ट, है ना, विच इज अबाउट 550 किलोमीटर लॉन्ग एंड 2200 किलोमीटर विद। इसकी जो चौड़ाई है मालाबार कोस्ट की, आप मान करके चलिए लगभग 550 किलोमीटर ये लंबा है और 20 से लगभग 100 किलोमीटर ये चौड़ा है ना। इतना वेरिएशन यहाँ पर है कोस्टल प्लेन में, क्लियर है। सो अलोंग द कोस्ट देर आर न्यूमेरियस शैलो लेगून्स आर एंड बैक वाटर्स कॉल्ड कयाल्स एंड टेरिस। ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ पर कई सारे उथले लेगून्स हैं, लेगून्स पाए जाते हैं जिनको वैक वाटर कहा जाता है, और इनको कयाल्स यानी वैक वाटर और लेगून्स पाए जाते हैं जिनको कयाल या फिर टेरिस कहा जाता है। सो पहले तो आप एक चीज़ समझ लो कि लेगून जो होते हैं उन्हीं का दूसरा नाम कयाल है, राइट, उन्हीं को कयाल कहा जाता है। अभी मैं आपको ये क्लियर करूंगी आगे दिखा के। सो वेम्बनाड इज अ फेमस बैक वाटर लेक एंड फाउंड इन दिस रीजन। जो वेम्बनाड है
ये एक फेमस बैक वाटर लेक है जो कि कहाँ पर पाई जाती है, इसी क्षेत्र में पाई जाती है, राइट। अच्छा एक चीज और, इससे कुछ अभी याद आया आपको वेम्बनाड से, बहुत ज्यादा न्यूज में था अभी ये कुछ दिन पहले, बहुत ज्यादा न्यूज में था। क्यों न्यूज में था आप लोग बता सकते हैं? थोड़ा सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको इतना अवेयर तो होना चाहिए, है ना। बिल्कुल, रिवर फ्लो के दौरान अलग शेप में, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इसी को हम लेगून बोलते हैं, यही बैक वाटर होता है, लेगून होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फ्लड की वजह से, वेरी गुड रितु, बहुत अच्छा। हाँ लैंडस्लाइड हुआ था फ्लड की वजह से यहाँ पर, सुषमा बोल रहे हैं, दीपा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो इतना अवेयर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, क्या चल रहा है दीन दुनिया में ये हमें पता होना जरूरी है। बहुत स्पेसिफिक नॉलेज ना हो, बहुत विशेष नॉलेज ना हो, लेकिन एक जनरल नॉलेज हमें हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। सो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अवेयर हैं, अवेयर रहिए इसी तरीके से। जान लेते हैं लेगून या कयाल्स क्या होते हैं। सो कयाल्स आर शैलो लेगून और इनलेट ऑफ सी दैट आर पैरेलल टू कोस्ट लाइन, यानी कि ये जो कयाल होते हैं ये समुद्र तल के उथले लेगून होते हैं या फिर इनलेट्स, यानी कि उसके अंदर होते हैं, कोस्ट के अंदर, ठीक है। दैट आर पैरेलल टू द कोस्ट लाइन, और ये जो कोस्ट लाइन होती है इसके पैरेलल होते हैं, घाट के और कोस्ट लाइन के ये पैरेलल होते हैं, बीच में होते हैं। एंड दे आर द डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ द मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के मालाबार तट की एक विशिष्ट विशेषता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा लेगून्स पाए जाते हैं, है ना। कोरल रीफ, वेरी गुड, हम कोरल रीफ पे भी आएंगे, डोंट वरी नीरू, कोरल रीफ पे भी आएंगे। और देखो भारत में कोरल रीफ भी पाए जाते हैं, बाकी आप किसी देश को उठा के देख लेना दुनिया में, किसी भी देश को उठा के देख लो, जितनी सारी विशेषताएं, जितनी विविधता भारत में है, इंडिया में है, चाहे तापमान को लेकर के हो, मौसम को लेकर के हो, ऋतुओं को लेकर के हो, खान पान को लेकर के हो, बाकी कहीं पर आपको नहीं मिलेगी, है ना। इसीलिए भारत के लिए बोला जाता है कि भारत विविधता में एकता रखता है। और इतने पूरे इन सारी चीजों को एक चीज रन करती है, कौन सी चीज है वो बता सकते हो? पूरे इंडिया को एक चीज रन करता है, वो क्या है? आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कौन सी एक ऐसी चीज है जो पूरे भारत को रन करती है? यूनिटी, बिल्कुल यूनिटी है, हाँ जी। और यूनिटी किसके थ्रू हमें मिलती है? वो कौन सी एक चीज है जिसके थ्रू सब बंधे हुए हैं कि आपको ये करना ही है, इसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट भी किसी के अकॉर्डिंग काम करती है, वो कौन सी चीज है जो सरकार को भी बांधती है, सरकार को भी इंस्ट्रक्शन देती है? संविधान, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मनीषा, बहुत अच्छा। संविधान, संविधान सर्वोपरि है, भारत में सबसे ऊपर है, और संविधान को ही सब फॉलो करते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी, चाहे आम नागरिक हो, सभी को जो कानून मिलते हैं, सभी को जो एक मिलता है ना लॉ, कि आपको इस चीज़ का पालन करना है, राइट्स मिलते हैं, ड्यूटीज आपकी हमारी होती हैं, वो सब कहाँ से डिफाइन होती हैं? संविधान से। एक चीज़ है, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद सिर्फ एक चीज ऐसी है जो पूरे देश पर लागू होती है, सभी नागरिकों पर लागू होती है ना। और बहुत सारे लॉज हमारे ऐसे हैं जो बाहर से लोग हमारे यहाँ पर आते हैं उन पर भी लागू होते हैं। क्लियर? बिल्कुल, संविधान, संविधान हम इसको बोलेंगे, हाँ जी। संविधान सोवर्निटी रखता है, बिल्कुल संप्रभुता रखता है। आगे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए इस तरीके के होते हैं ये लेगून्स। लेगून्स जो होते हैं वो एक तरीके से लेक ही होते हैं, है ना, लेक होते हैं, लेकिन नदियां उनको बनाती हैं और कोस्टल लाइन के पैरेलल होते हैं, पीछे होते हैं, समुद्र से पीछे होते हैं, है ना, इसीलिए बोला गया है इनलेट ऑफ सी, राइट। हाँ जी, हाँ जी, कोरल अलग है, कयाल बिल्कुल अलग है। कयाल क्या है? ये कयाल है, ये है कयाल, लेगून, लेक आप बोल सकते हैं, एक तरीके का ये लेक होता है, ये है। और कोरल क्या होता है? कोरल एक जीव होता है ना, जिससे मूंगा मिलता है, अभी हम लोग देखेंगे। कोरल एक जीव होता है, आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए आप लोग, अभी हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ रहे थे, राइट, पश्चिमी तटीय मैदान पढ़ रहे थे। सो ये पश्चिमी तटीय मैदान रन ऑफ कक्ष, यानी कि यहाँ से यहाँ पर है रन ऑफ कक्ष। देखो गुजरात के इस वाले पार्ट में रन ऑफ कक्ष है। इससे आपकी धीरे धीरे जब हम मैपिंग के थ्रू समझते हैं ना, तो आपकी मैपिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी, है ना, लोकेट करना सीख जाओगे आप चीज़ों को, तो थोड़ा सा फोकस करना क्लास में, राइट। यहाँ पर देखिए कक्ष कहाँ पर है? यहाँ पर, है ना। अभी आपको पता चल गया गुजरात के किस पार्ट में कक्ष है। सो कक्ष से लेकर के और
तमिलनाडु तक, यानी कि कन्याकुमारी तक, यहाँ पर ये कन्याकुमारी है, यहाँ तक ये फैला हुआ है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, राइट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यहाँ तक फैला हुआ है। अब आप देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये कक्ष है ना, गुजरात का ये जो पार्ट है। अच्छा, मैं जो इंडिकेट कर रही हूँ आप लोगों को क्लियरली विजिबल है? एक बार मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्लियरली विजिबल है? ओके जी। ये जो पार्ट है ये है आपका कक्ष, यहाँ से लेकर के रन ऑफ कक्ष। जब हम यहाँ से, ये जो हॉर्न टाइप का एक निकल रहा है, यहाँ से हम यहाँ तक जब चलते हैं, ये आपका है काठियावाड़, ये काठियावाड़ प्लेन है। ये ध्यान रखना है। देखो बहुत छोटी छोटी सी चीज है ना। ज्योग्राफी एक बार समझ में आ गई ना, इससे अच्छा सब्जेक्ट आपको कोई लगेगा नहीं। और अगर समझ में नहीं आई तो फिर ये इतना टफ हो जाता है, जैसे मैथ होता है ना बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, है ना, वैसे ही हो जाता है ये। अब हम यहाँ से, जब हम यहाँ इस कॉर्नर पे जाते हैं एंड यहाँ से लेकर के ये देखो यहाँ तक जब हम पहुँचते हैं महाराष्ट्र के इस पार्ट तक, ये आपका होता है गुजरात प्लेन। अगर मान लो गुजरात प्लेन की बात आएगी तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये गुजरात प्लेन है, काठियावाड़ से नीचे का पार्ट, क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं महाराष्ट्र से कर्नाटका तक, महाराष्ट्र से कर्नाटका तक, जहां से केरल और कर्नाटक जॉइंट होते हैं, मिलते हैं। केरल की सीमा जहां पर कर्नाटक से मिलती है, वहां तक का जो ये मैदान है इसको कहा जाता है कोंकण कोस्ट। यहाँ पर क्लियर है? अभी आपको पता चल गया कोंकण कोस्ट कहाँ से कहाँ तक है। महाराष्ट्र से लेकर के जहां पर केरल और कर्नाटक मिलते हैं वहां पर है कोंकण कोस्ट, यानी कि गोवा भी कोंकण कोस्ट के बीच में ही पड़ता है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, कोंकण रेलवे एक चलती है, एक रेलवे चलती है यहाँ पर वेस्टर्न घाट में, कोंकण रेलवे बहुत फेमस है, बहुत सुंदर जगहों से। रोहा नाम की एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ से ये चलती है कर्नाटका के मैंगलोर तक, है ना। बेंगलोर कर्नाटका का कैपिटल है, राइट। वहाँ से एक मैंगलोर भी शहर है कर्नाटक में, मैंगलोर तक चलती है, रोहा टू मैंगलोर कोंकण रेलवे। और बहुत ही ज़्यादा वो अपनी सैनिटिक ब्यूटी के लिए फेमस है, क्योंकि जब झरने गिरते हैं, है ना, दूध सागर जलप्रपात गिरता है, वाटरफॉल गिरता है, वहीं से निकलती है, क्लियर है। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जहाँ से केरल हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताइए। ओके, देखिए ये है महाराष्ट्र, राइट। महाराष्ट्र यहाँ से शुरू होता है एंड यहाँ महाराष्ट्र से यहाँ तक, यहाँ पर इस पॉइंट पर केरल मिलता है कर्नाटक से, यहाँ से केरल शुरू होता है नीचे से, ठीक है। कर्नाटक यहाँ तक है और केरल, महाराष्ट्र टू कर्नाटक आपका कोंकण कोस्ट पड़ता है, क्लियर है? क्लियर है अभी? ओके। ये जहां से केरल मिलता है कर्नाटक के पास, वहां से फिर तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक आपका है मालाबार कोस्ट। अभी यहाँ पर कोई अगर डाउट है तो मुझे बताइए, मैं दोबारा बताती हूँ, फिर रिपीट करती हूँ दोबारा से। एक बार बता देती हूँ, कक्ष यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक है, और यहाँ से जहाँ से कक्ष खत्म होता है, यहाँ से जब आप इधर आते हैं ये पड़ता है काठियावाड़ प्लेन, राइट। काठियावाड़ प्लेन यहाँ पर है, और काठियावाड़ प्लेन से जहाँ से महाराष्ट्र शुरू होता है, यहाँ की बात कर रही हूँ मैं कोस्टल एरिया की, यहाँ पर पड़ता है गुजरात प्लेन। ये आपको ध्यान रखना, इधर इंडिकेट किया गया है। महाराष्ट्र से कर्नाटक के एंड तक, जहाँ से केरल शुरू होता है वहाँ तक पड़ता है कोंकण कोस्ट, और ये केरल जहाँ से शुरू होता है वहाँ से लेकर के केरल जहाँ पर खत्म होता है तमिलनाडु के पास तक, यहाँ पर आपका पड़ता है मालाबार कोस्ट। और जो मालाबार कोस्ट है ये बहुत ज़्यादा फेमस है लेगून्स के लिए, कयाल्स के लिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? ये देखिए ये क्या है, ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का पुराना नाम था केप कोमोरिन, राइट। ये है कन्याकुमारी, यहाँ पर कन्याकुमारी का जो पुराना नाम था वो केप कोमोरिन था। यहाँ पर ये क्लियर है आप लोगों को? एक चीज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, अब हम यहीं पर हम अपना ईस्टर्न कोस्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि ये हमें आगे भी देखना है, राइट। यहीं पर देख लेते हैं। देखिए जहाँ से आपका कन्याकुमारी से लेकर के और यहाँ तक, ये क्या है, आंध्र प्रदेश, राइट। यहाँ तक आपका पड़ता है कोरोमंडल कोस्ट, लेकिन इस पार्ट से लेकर के फिर आप जाएंगे ओडिशा के यहाँ तक, ये पड़ता है नॉर्दर्न साइरस। और आंध्र प्रदेश जहाँ पर खत्म होता है ओडिशा के पास से, आधा पार्ट नॉर्दर्न साइरस का, और फिर जहाँ पर वेस्ट बंगाल शुरू होता है ओडिशा यहाँ पर खत्म होता है, ये पड़ता है आपका उत्कल प्लेन, क्लियर है? ये पड़ता है उत्कल प्लेन।
यहाँ तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? एक बार आप लोग मुझे थोड़ा सा क्विकली रिस्पॉन्स करें, है ना? ओके, क्लियर है यहाँ पर सभी? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं, हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ रहे हैं। जब हम दूसरे स्टेट्स को इंडिकेट कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन ऐसे रखिए, जैसे तेलंगाना है, तेलंगाना की सीमा महाराष्ट्र से भी लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, ओडिशा से लगती है, और आंध्र प्रदेश से तो लगती ही है, और इधर कर्नाटका से भी लगती है। सो ऐसे भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। और एक चीज़ आप देखेंगे, तेलंगाना की सीमा कहीं पर भी कोस्ट से नहीं लगती है, यानी कि ये एक लैंडलॉक आपका स्टेट है, ठीक है। इसकी सीमा कहीं पर भी आपको ना तो बंगाल की खाड़ी में लगती है इधर, ना ही अरेबियन सी में, यानी बीच में पड़ता है, लैंडलॉक स्टेट है आपका तेलंगाना। ऐसी चीजें भी हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, राइट। अच्छा, फिर से रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है मनीषा। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ यहाँ से। देखो, हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पहले देख रहे हैं, ये आपका है कक्ष, रन ऑफ कक्ष गुजरात में पड़ता है, आपको पता है। ये जो पार्ट है रन ऑफ कक्ष का, यहाँ से लेकर के जब ये वाला पार्ट है, ये आपका कक्ष है कंप्लीट। एंड यहाँ से जो ये वाला पार्ट है, ये आपका काठियावाड़ प्लेन पड़ता है, राइट। जब काठियावाड़ प्लेन जहाँ पर समाप्त होता है और महाराष्ट्र जहाँ शुरू होता है, ये वाला जो पार्ट है गुजरात का, ये है गुजरात प्लेन। एंड महाराष्ट्र जहाँ से शुरू होता है कोस्टल एरिया में, तटीय क्षेत्र में, वहाँ से लेकर के जहाँ पर कर्नाटका खत्म होता है और केरल शुरू होता है, ये जो पूरा पार्ट है, ये आपका है कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट हो गया। इसके बाद आते हैं जहाँ से केरल शुरू होता है और तमिलनाडु के शुरू होने तक, जहाँ पर केरल खत्म होता है पूरा, ये जो यानी केरल का पूरा जो लंबाई है, पूरा जो तट है कोस्टल प्लेन में, ये इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। क्लियर है यहाँ पर? यहाँ पर क्लियर है? अभी क्लियर है आप लोगों को? एक बार मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्लियर है अभी? ओके ओके, ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो कंप्लीट हो गए, एंड हमारे जो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, यानी घाट कंप्लीट हो चुके हैं, एंड प्लेन्स कंप्लीट हो गए हैं, राइट। अब हम यहाँ पर देखेंगे आइलैंड, आइलैंड के बारे में बात करेंगे, द्वीप्स के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं भारत के पास 2 द्वीप हैं, है ना। देखो, भारत हर चीज़ में फॉर्चुनेट है बहुत। हमारे पास आइलैंड्स भी हैं, माउंटेन भी हैं, बीचेस भी हैं, डेजर्ट भी है, रेगिस्तान भी है ना। तापमान बहुत ज़्यादा भी हो जाता है एक जगह पर, और एक जगह पर बर्फ़ पड़ी रहती है ना। बारिश बहुत ज़्यादा भी होती है, और एक जगह ऐसी जहाँ बारिश नहीं होती और रेगिस्तान बन गया है। इवन हमारा जो साउथ इंडिया है, वहाँ पर भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बारिश नहीं होती है ना। भले ही वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और इंडियन ओशन के पास में पड़ते हैं उसके, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर बारिश नहीं होती है। जैसे कि बेंगलोर आता है, बेंगलोर में और उसका जो पीछे वाला एरिया, बहुत कम बारिश वहाँ पर होती है। और इस एरिया को क्या कहा जाता है? आप बता सकते हैं, जहाँ पर बारिश नहीं होती है उस एरिया को कहा, अच्छा, ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है ठीक है, देख लेते हैं। सो आप देखिए यहाँ पर, ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है। हम लोग कहाँ से चलेंगे? हम चलेंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, यानी कि साउथ, राइट। साउथ वेस्टर्न से हम लोग चलेंगे यहाँ पर अपना नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की तरफ, जहाँ पर तमिलनाडु शुरू होता है साउथ में, और जहाँ पर आपका ये देखिए, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बीचों बीच तक, है ना, बीचों बीच में यहाँ पर, यहाँ तक पड़ता है आपका ये जो तट है पूरा, इसको बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट। जहाँ से तमिलनाडु शुरू होता है साउथ में, और मिडिल पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वहाँ तक का जो पूरा एरिया है उसको कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है। आपको पता है कोरोमंडल कोस्ट पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ्लड आता है। यहाँ पर आपने सुना है बहुत ज़्यादा इधर फ्लड आता है, चेन्नई में जैसे बहुत फ्लड आ जाता है सर्दियों में, है ना। क्यों आ जाता है बहुत ज़्यादा फ्लड? उसी समय कोरोमंडल कोस्ट बहुत चर्चा में रहता है। हाँ, बारिश बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों में। क्यों होती है बारिश? रिट्रीटिंग मानसून की वजह से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ से जो मिडिल पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है, वहां से लेकर के आप जब नॉर्थ में, यानी कि साउथ के, आप मान करके चलिए कि ये जो पार्ट है आपका ओडिशा का, ठीक है, ओडिशा के मिडिल नॉर्थ पार्ट तक आप जब चलेंगे तो ये नॉर्दर्न साइरस इसको बोला जाता है, ये वाले पार्ट को। और यहाँ से फिर दूसरी चीज यहाँ पर आती है, जहाँ से आंध्र प्रदेश शुरू खत्म होता है नॉर्थ की तरफ और ओडिशा शुरू होता है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश का जो जॉइंट पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से लेकर के
जहां पर ओडिशा समाप्त होता है, खत्म होता है, यहाँ तक का जो पार्ट है इसको बोला जाता है उत्कल प्लेन। जहां से वेस्ट बंगाल शुरू होता है और ओडिशा, यानी कि ओडिशा और वेस्ट बंगाल जहां पर मिलते हैं, वहां से लेकर के जहां पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा मिलते हैं, इस पूरे प्लेन को, इस पूरे किनारे को उत्कल प्लेन बोला जाता है। अगर नॉर्थ की आप ऐसे इमेजिन करिए, नॉर्थ में अगर देख रहे हैं उत्कल प्लेन के बारे में, तो वेस्ट बंगाल और ओडिशा का जो पॉइंट है जहां पर ओडिशा वेस्ट बंगाल से मिलता है, वहां से लेकर के जब आप साउथ की तरफ देखेंगे, ओडिशा आंध्र प्रदेश से जहां पर मिलता है, ये जो पूरा स्ट्रेच है इसको बोला जाता है उत्कल प्लेन। क्लियर है? इसको उत्कल प्लेन बोला जाता है। बिल्कुल रिट्रीटिंग मानसून की वजह से, रिट्रीटिंग मानसून की वजह से बोल, नहीं नहीं, देखो यहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के मिडिल में नहीं है, वेस्ट बंगाल अलग हो गया वहां पर तो वे ऑफ बंगाल है। ओडिशा और वेस्ट बंगाल यहाँ पर मिलते हैं दोनों, ये इंडिकेट हो रहा है जहां मैं इंडिकेट कर रही हूँ, यहाँ पर क्लियर है? हाँ जी, ठीक है ठीक है, ओके आगे बढ़ें। अभी डाउट्स क्लियर है सारे? आगे बढ़ें। ठीक है, अभी हम आइलैंड्स देख लेते हैं, द्वीप देख लेते हैं। आप जानते हैं भारत के पास 2 आइलैंड्स हैं, 2 द्वीप हैं। कौन से आइलैंड्स हैं, कौन से द्वीप हैं? नाम बता सकते हैं? वैसे तो दिख रहा है आपको, लिखा ही हुआ है, बट फिर भी आप बताइए कौन से आइलैंड्स इंडिया के पास हैं, भारत के पास हैं? लक्षद्वीप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अंडमान, पूरा नाम लिखो अंडमान का, अंडमान का पूरा नाम लिखिए। अच्छा, आप मुझे इनकी साइड बता सकते हैं? लक्षद्वीप किस साइड पड़ता है और अंडमान निकोबार किस साइड पड़ता है? अंडमान एंड निकोबार किस साइड पड़ता है? मालाबार कोस्ट में तमिलनाडु भी आता है? नहीं, मालाबार कोस्ट में तमिलनाडु नहीं आता है। जहां पर तमिलनाडु की शुरुआत होती है और केरल खत्म होता है ना, कन्याकुमारी तक, वहीं पर मालाबार कोस्ट है। सो थोड़ा सा पार्ट मालाबार इसका आता है। अरब सागर की तरफ लक्षद्वीप है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, वे ऑफ बंगाल में, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, स्मार्ट हो आप लोग, है ना। देख लेते हैं। इंडिया हैज 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स, नेमली अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। भारत के पास 2 आइलैंड्स हैं जिनका नाम अंडमान एंड निकोबार है, आइलैंड, और आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है? अरेबियन सी में। एंड अंडमान एंड निकोबार कहाँ पड़ता है? वे ऑफ बंगाल में। यानी एक वेस्टर्न साइड में है और एक ईस्टर्न साइड में। आप इमेजिन करके देखो कि इंडिया कितना सुंदर, मतलब कितनी सुंदरता भारत को मिली है। ऊपर पहाड़ हैं, दोनों तरफ आइलैंड्स हैं, है ना, वो भी अपने लिए फेमस है। अंडमान एंड निकोबार वहाँ पर भी बीचेज हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर वाटर है। सेम चीज़ मालदीव की तरह लक्षद्वीप को डेवलप किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा टूरिज्म एकदम से मालदीव में बढ़ रहा था ना, उसी को देखते हुए लक्षद्वीप को भी एक इमर्जिंग टूरिस्ट प्लेस की तरह यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, ताकि लोग जाएं, वहाँ की इकॉनमी बढ़े और अपने देश का पैसा अपने देश में हो और हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, डेवलप हो रही हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अंडमान पूर्व में है और लक्षद्वीप पश्चिम में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। देख लेते हैं। द फॉर्मर ग्रुप ऑफ कंसिस्ट 572 आइलैंड्स एंड आर लोकेटेड इन वे ऑफ बंगाल एंड द लेटर वन हैज 27 आइलैंड्स एंड आर लोकेटेड इन अरेबियन सी। यानी कि पहले समूह मतलब अंडमान एंड निकोबार में, इस वाले पार्ट में लगभग मान करके चलिए 572 आइलैंड्स हैं। अंडमान निकोबार में छोटे छोटे बड़े सभी को मिला करके लगभग 572 आइलैंड्स हैं, 572 द्वीप हैं। और जब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप में लगभग 27 आइलैंड पड़ते हैं, है ना। 27 आइलैंड्स पड़ते हैं लगभग लक्षद्वीप में, जो कि ये पड़ता है अरेबियन सी में। क्लियर है? एक मोटा मोटा सा अंदाजा आपको हो गया कि ये जो आइलैंड ग्रुप्स हैं इनमें कितने कितने आइलैंड हैं। अंडमान अगर निकोबार की बात करते हैं तो मान करके चलिए लगभग 527 आइलैंड हैं। लगभग इसलिए लगाया जाता है किसी भी चीज़ के आगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो फिगर की हम बात कर रहे हैं वो, अब पता नहीं इतना पानी है वे ऑफ बंगाल में, हो सकता है कोई और भी आइलैंड कहीं पर इमर्ज हो, वहाँ पर डूबा हुआ हो, है ना, बाद में उसकी काउंटिंग शुरू हो जाए। हमेशा इसलिए लगभग, एवरेज, ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। आप भी ध्यान रखिएगा जब आप कोई चीज़ बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट नंबर कभी भी नहीं बोला जाता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
द आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आर लार्जली टेक्टोनिक्स एंड द वॉल्केनिक ओरिजिन, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो बड़े पैमाने पर टेक्टोनिक और ज्वालामुखी मूल के हैं। अंडमान निकोबार की जो फॉर्मेशन हुई है, कल हमने पढ़ा था ना टेक्टोनिक के बारे में कि हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई है, वैसे ही अंडमान निकोबार की फॉर्मेशन हुई है जब हम देख रहे थे कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है पूरा इंडोनेशिया को और ऐसे इंडिया को कवर करता है यूरेशियन प्लेट के नीचे से, अगर आपको याद होगा, आप इमेजिनेशन कर पा रहे होंगे तो, राइट। सो जैसे जैसे क्योंकि बहुत सारे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से अंडर वाटर माउंटेन्स बने हुए हैं, है ना, अंडर वाटर माउंटेन्स बने हुए हैं जो ऊपर आ गए हैं, राइट। बहुत सारे माउंटेन्स ऐसे हैं, उसी तरीके से ये जो आइलैंड बना है ये भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बना है और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बना है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है अगर कभी आ जाता है कि अंडमान निकोबार की फॉर्मेशन क्या निक्षेपण प्रक्रिया की वजह से हुई है, डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ की वजह से हुई है, नहीं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी कि विवर्तनिक गतिविधियों की वजह से और ज्वालामुखी गतिविधियों की वजह से हुई है। जबकि जो लक्षद्वीप है उसकी फॉर्मेशन हुई है निक्षेपणात्मक गतिविधियों की वजह से, डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ की वजह से। दोनों की फॉर्मेशन बिल्कुल अलग अलग है, लक्षद्वीप अलग तरीके से बना है, अंडमान निकोबार अलग तरीके से बना है। क्लियर है आपको, क्लियर है ये चीज़? कोई डाउट यहाँ तक किसी स्टूडेंट को तो बताइएगा मुझे। आगे देख लेते हैं। द आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आर लार्जली टेक्टोनिक्स एंड वॉल्केनिक ओरिजिन एंड इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड इन बैरन आइलैंड। सुना होगा इसका नाम, है ना, मैंने कई बार ये क्वेश्चन कराया है अपनी क्लास में, कई सारे क्लास में ये क्वेश्चन मैंने कराया है बहुत बार, राइट। अच्छा अभी मैं बताती हूँ, पहले ये बताती हूँ फिर आपका डाउट क्लियर करती हूँ, डोंट वरी। सो इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड, और बैरन आइलैंड कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में है ना। भारत में एक ये अकेला ऐसा आइलैंड है जो एक्टिव वॉल्केनो है, वो यहाँ पर है बैरन आइलैंड में। बैरन ज्वालामुखी जो है यहाँ पर एक्टिव ये है ना। और एक्टिव का मतलब ये नहीं है कि ये रोजाना यहाँ पर ज्वालामुखी फटते हैं, एक्टिव का मतलब ये होता है कि कुछ वर्षों के अंतराल पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज्वालामुखी गतिविधियां यहाँ पर होती रहती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भारत का एक इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड में। बैरन आइलैंड कहाँ पर पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार में। क्लियर है आपको ये चीज? आपको ब्रेक लेना है। कोस्टल एरियाज में बारिश कम क्यों होती है, हाफ बताया आपने। अच्छा कोस्टल एरियाज में बारिश कम क्यों होती है वो मैं बता देती हूँ, चलो आपको। देखो मान लो ये है, ठीक है, अब ये वेस्टर्न घाट है, पहले मैं इसकी बात करती हूँ। ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट में बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से अब यहाँ पर ये ईस्टर्न कोस्ट पैरेलल, ये है आपका बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर इंडियन ओशन है, यहाँ है अरब सी। यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून जब चलता है तो ऐसे चलता है, इस तरीके से ये हवाएं जाती हैं दोनों तरफ, ठीक है। अब ये जो हवाएं अरब सागर से इधर जाएंगी और यहाँ पर जब ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से टकराएंगी, जो हवा मॉइस्चर लेकर के जाती हैं, सो क्या होगा, जब यहाँ पर ये टकराएंगी उन पहाड़ों से तो बारिश कहाँ होगी, बारिश इधर ही होगी ना। जैसे मान लो ये पहाड़ है एक और यहाँ से हवा जा रही है और यहाँ पर टकरा गई, तो बारिश कहाँ पर होगी, आप बताओ मुझे, बारिश कहाँ होगी, बारिश यहीं हो जाएगी, है ना, इधर ही हो जाएगी। सो बारिश यहाँ पर भारत के इस पार्ट में बारिश हो जाती है और यहाँ बीच में बारिश नहीं हो पाती है। सेम चीज़ यहाँ पर जब ये हवाएं इधर आती हैं, सो ये क्या होता है, यहाँ पर बहुत ऊंची पहाड़ियाँ नहीं हैं, यहाँ पर पहाड़ियाँ बहुत ऊंची नहीं हैं ईस्टर्न कोस्ट में। इसीलिए क्या होता है, जैसे अभी दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम चल रहा है, सितंबर तक लगभग ये रहता है, ठीक है। सो ये हवाएं सीधी ऊपर निकल जाती हैं और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जाके पहाड़ों में टकराती हैं। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम उधर साइड में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, है ना। कल हमने पढ़ा भी था कि ये जो हवाएं जाती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की, हिमालय उनके लिए बैरियर का काम करता है, हवाएं वहाँ टकरा जाती हैं और नॉर्थ इंडिया में बारिश हो जाती है। लेकिन यहाँ बारिश नहीं हो पाती है, यहाँ पर यहाँ नहीं हो पाती, क्योंकि हवाएं ऐसे निकल जाती हैं पैरेलल, यहाँ बीच में कुछ आता ही नहीं है, ना तो यहाँ से यहाँ बारिश हो रही है ना यहाँ से हो रही है, क्योंकि यहाँ हो जा रही है। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ना भारत का, जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ एरिया है, ऐसे ही कर्नाटक में बहुत सारा एरिया मिडिल पार्ट ऐसा है जहाँ बारिश नहीं होती है। इसी को बोला जाता है वृष्टि छाया प्रदेश, है ना, वृष्टि छाया प्रदेश। मान लो यहाँ से हवाएं गई, यहाँ टकराई, बारिश इधर हो जाएगी, जब इधर उतरेंगी हवाएं तो क्या होगा, इनमें मॉइस्चर होगा ही नहीं। सो यहाँ पर जो क्षेत्र बनेगा इसको बोला जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। इसको मैं हटाती हूँ,
यहाँ पर जब यहाँ पर सो यहाँ बारिश नहीं होगी और इसको बोला जाता है वृष्टि छाया प्रदेश, है ना। इसको वृष्टि छाया प्रदेश बोला जाता है। अब आप इसकी इमेजिनेशन ऐसे करेंगे, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो कोरोमंडल कोस्ट है हमारा, जब रिट्रीट मानसून होता है, मानसून जब वापस होता है ना, उस समय पर क्या होता है, जब हवाएं वापस लौटती हैं, सो यहाँ पर ये पहाड़ों से इधर टकराती हैं। इधर तो चूंकि ये पैरेलल होता है, सो ये निकल जाती हैं, लेकिन जब यहाँ पर बारिश होती है, यहाँ पर टकराती है, तो इसीलिए सर्दियों में बारिश होती है कोरोमंडल कोस्ट पर। यहाँ, हाँ जी, रेन शेडो एरिया, बिल्कुल रेन शेडो एरिया या वृष्टि छाया प्रदेश। और ये जो वृष्टि छाया प्रदेश है, ये भारत के कई राज्यों में पड़ता है। छोटा नागपुर पठार में भी पड़ता है, ये विदर्भ रीजन में पड़ता है, महाराष्ट्र के, कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटका प्लेटू पर पड़ता है, तेलंगाना प्लेटू के कुछ पार्ट में भी पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा साउथ में बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो ड्रॉट प्रोन एरिया है, वहां पर बारिश नहीं होती है ना। ऐसा ही एक क्षेत्र भारत में, यानी नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में भी है जो वृष्टि छाया प्रदेश है। क्लियर है? हाँ जी, स्पीति इन हिमाचल, बिल्कुल। अभी आपको क्लियर है ये चीज? ओके, थैंक यू, की कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी है आपको समझाना। ठीक है। अच्छा, यूट्यूब की क्लास में भी आप बताया था, मोनिका आप थे क्लास में, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोगों को ब्रेक लेना है, आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, 1 घंटा हो गया है, ताकि आप लोग भी थोड़ा रिफ्रेश फील करें। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, चीज़ें थोड़ी हैवी होती जाती हैं, तो थोड़ा सा फिर कंसंट्रेशन कम होगा क्लास में, राइट। फिर हम लोग 5 मिनट में वापस होते हैं, सभी लोग पानी वानी पियो, है ना, मुँह हाथ धुलो, फिर वापस आते हैं 5 मिनट में, ठीक है। ओके, आप लोग भी रिफ्रेश हो लीजिए, है ना।
हेलो, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक बार मुझे कंफर्म कराइए। एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, ओके। ठीक है, ठीक है। सभी लोग आ गए वापस? करें शुरू? आगे से भी वापस शुरू कर लेते हैं। यहाँ तक सब ठीक? कोई डाउट किसी भी तरीके का? अगर कोई डाउट है तो बताइए, यहाँ तक सब क्लियर है सभी को? ओके, ओके, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट है, इसमें हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में, क्योंकि हम आइलैंड्स अपना यहाँ पर देख रहे हैं, राइट? लक्षद्वीप के बारे में जान लेते हैं, लक्षद्वीप द्वीप के बारे में, आइलैंड के बारे में कि ये क्या है। दिस इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि लक्षद्वीप आइलैंड एक स्मॉल ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड्स है, राइट? ये एक स्मॉल ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड्स है। कोरल आइलैंड का मतलब क्या है? कि कोरल डिपॉजिट से बना हुआ आइलैंड है, कोरल के निक्षेपण से बना हुआ आइलैंड है लक्षद्वीप। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, अंडमान एंड निकोबार जो है वो प्लेट टेक्टोनिक्स प्लस वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से बना है, और जो लक्षद्वीप है वो डिपोजिशनल एक्टिविटीज ऑफ कोरल्स, यानी कि कोरल की डिपोजिशनल एक्टिविटीज की वजह से बना है, कोरल के डिपॉजिट से बना है लक्षद्वीप आइलैंड, राइट? एंड कहाँ पर लोकेटेड है? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिमी कोस्ट पर ये लोकेटेड है लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है? इट कवर्स एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, केवल और केवल 32 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है, छोटा ही आइलैंड है लक्षद्वीप, ठीक है? दूसरी चीज, कावरत्ती इज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, यानी कि इसकी जो राजधानी है वो है कावरत्ती। एंड लक्षद्वीप आइलैंड आर सेपरेटेड फ्रॉम द मालदीव आइलैंड्स बाय द 8 डिग्री चैनल। बहुत बार सवाल आ जाता है ये, लक्षद्वीप और आइलैंड को और मालदीव को कितने डिग्री चैनल अलग करता है, या फिर लक्षद्वीप और मालदीव किसके द्वारा सेपरेट होते हैं? तो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल के द्वारा ये अलग होते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि लक्षद्वीप को दो भागों में कौन सा चैनल डिवाइड करता है? लक्षद्वीप को कौन सा चैनल डिवाइड करता है? लक्षद्वीप के एक आइलैंड के बीच में भी एक चैनल आता है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल नहीं, नहीं, 10 डिग्री चैनल नहीं है, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखिए, ये है लक्षद्वीप का मैप, राइट? ये केरल है ना? ये केरल है, ये आपका कोस्टल है, वेस्टर्न कोस्ट है, एंड ये है कोचीन। सी, यहाँ तक कोचीन तक फ्लाइट से यहाँ तक आप जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं। बस यहाँ के बाद लेकिन जब लक्षद्वीप जाते हैं, जब किसी भी आइलैंड पर जाना होगा तो बाय एयर ही जाना होगा, यानी कि एरोप्लेन के थ्रू ही जाना होता है यहाँ पर, राइट? एरोप्लेन के थ्रू ही जाना होता है। ये है मिनिकॉय आइलैंड। देखो कुछ लोकेशंस हैं, आप लोग यहाँ पर देख लो। मिनिकॉय आइलैंड है, ये है आपका कावरत्ती जो कैपिटल है लक्षद्वीप की, एंड ये है अंद्रोथ आइलैंड, ये सबसे बड़ा आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप है अंद्रोथ आइलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर है कल्पेनी, है ना? कल्पेनी बहुत बार इनको भी सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है। देखो अंद्रोथी कहाँ पड़ता है? ये नॉर्थ में पड़ता है कल्पेनी की अपेक्षा, कल्पेनी मिनिकॉय की अपेक्षा नॉर्थ में पड़ता है, राइट? ये 3 आइलैंड आपको पता चल गए। अगर नॉर्थ टू साउथ आपको सीक्वेंस में लगाने को आ जाएगा, सबसे ऊपर कौन सा आएगा? एंद्रोथी। एंड उसके बाद सेकंड पर कौन सा आएगा? यहाँ पर कल्पेनी। और थर्ड पर क्या आएगा? मिनिकॉय। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पढ़ते समय क्लास में बहुत ध्यान रखना है, पढ़ते समय क्लास में बहुत ध्यान रखना है, कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी हैं। अच्छा देखो, कुछ चीजें मैं आपसे पूछ रही हूँ क्लास में, बहुत बेसिक हैं, बहुत ज्यादा बेसिक है, मैं तो बता ही दूंगी अभी आपको, है ना? थोड़ा सा खुद भी करो होमवर्क, उससे क्या होगा आपको
पढ़ने की आदत होगी पहली बात तो। दूसरी बात, जब आप क्लास में आते हो ना तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आया करो, क्योंकि आप अगर पढ़ के नहीं आओगे तो मुझसे क्या क्वेश्चन पूछोगे, है ना। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़ के नहीं आओगे तो फिर आप मुझसे कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाओगे आप लोग, राइट। सो जैसे ये आपके लिए होमवर्क है, आज नहीं बता पा रहे कोई बात नहीं, मैं तो आपको बता ही दूंगी, आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैं क्लास में आगे भी बता दूंगी। आपके लिए ये होमवर्क है, आप मुझे कल बताइएगा कि लक्षद्वीप और मालदीव को कितने डिग्री चैनल अलग करता है। मैंने बता दिया है यहाँ पे, फिर भी आपको बताना है। दूसरी चीज आपको बतानी है, लक्षद्वीप को कितने डिग्री चैनल अलग करता है, क्योंकि लक्षद्वीप का एक आइलैंड ऐसा है जो पूरे लक्षद्वीप से अलग होता है और एक डिग्री चैनल के द्वारा, वो उस डिग्री का नाम क्या है, उस चैनल का नाम क्या है। दूसरी चीज, अंडमान एंड निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करता है। ये 3 आपके लिए होमवर्क है, 3 होमवर्क है आपके लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आ गया है 11 डिग्री चैनल, है ना। यहाँ पर आप देखिए, और यहाँ पर आप देखेंगे ये है अगाती, ये है अमीनी, राइट। ये अमीनी है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा फेमस, कावरत्ती, अमीनी, एंथ्रोथ, कल्पेनी एंड मिनिकॉय, बहुत ज़्यादा फेमस आइलैंड्स हैं ये यहाँ पर। सो आपको ये ध्यान रखना है, राइट। आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं हम लोग, राइट। अभी हमारा फिजिकल डिवीजन ही चल रहा है भारत का, भारत का फिजिकल डिवीजन ही चल रहा है, तो मैं इसके आगे की ही चीज़ें आपको पढ़ाऊंगी। कल हम लोग ड्रेनेज पैटर्न पढ़ेंगे, राइट। ड्रेनेज पैटर्न आज थोड़ा शुरू कर लेंगे, उसके बाद कल कंप्लीट हो पाएगा वो, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। सो आज के लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आगे देख लेते हैं। एक चीज यहाँ पर मैंने आपको बताई थी कि जो ये आइलैंड है लक्षद्वीप, ये कोरल डिपॉजिट से बना हुआ है, कोरल डिपॉजिट से बना हुआ है। कोरल्स क्या होते हैं, ये कोरल्स होते हैं, इनके निक्षेपण से बना हुआ है जो लक्षद्वीप आइलैंड। आप सोच के देखो कितना निक्षेपण होगा, कितने कोरल्स होंगे, है ना। अभी तो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान बढ़ रहा है, पानी जो जल है वो गर्म हो जाता है, और वहाँ पर जब पानी गर्म हो जाएगा, एक सर्टेन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पानी का हो जाएगा, तो बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं, जो मरीन लाइफ होती है, उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं, है ना। सो जो कोरल्स होते हैं, आपको पता है ये एक जीव के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, सहजीवी संबंध, यानी कि जब दोनों को, जिस रिलेशन में दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों को फायदा होता है, उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है। क्या आप मुझे उस जीव का नाम बता सकते हैं, कोरल जिसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है? अगर नहीं भी बता पाएंगे तो कोई बात नहीं, इसमें आगे आएगा, बट मैं आपसे पूछ रही हूँ, है ना। क्लियर है यहाँ पर? एल्गीज, एल्गीज नहीं होते हैं। आगे देख लेते हैं। सो कोरल्स क्या होते हैं, कोरल रीफ क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं कि कोरल रीफ क्या है ना। कोरल रीफ क्या है जान लेते हैं। कोरल इज एक्चुअली ये लिविंग एनिमल्स, जो कोरल होते हैं ये लिविंग एनिमल है। कोरल जो होते हैं ये एक सजीव होते हैं, लिविंग एनिमल्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये निर्जीव होते हैं, राइट। दूसरी चीज, इसीलिए बोला जाता है कि कोरल ब्लीचिंग, ये शब्द आप लोगों ने सुना है, कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग आप लोगों ने सुना है। अच्छा, क्या रिपीट करना है मनीषा, क्या रिपीट करना है आप मुझे बताइए क्वेश्चन। मनीषा, आप क्या रिपीट करने की बात कर रहे हो, क्या डाउट है आपको, आप बताइए। कमेंट्स थोड़ा सा आप लोग जल्दी किया करो, है ना। कोरल रीफ से पहले का टॉपिक, कोरल रीफ से पहले का टॉपिक क्या था? लक्षद्वीप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर। कोरल रीफ से पहले हम पढ़ रहे थे कि जो कोरल्स होते हैं वो एक जीव के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, सहजीवी संबंध में होते हैं। वो जीव कौन सा है, आप मुझे उसका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में कि वो जीव कौन सा है। अदरवाइज मैं क्लास को, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको वो भी पता चल जाएगा, डोंट वरी। क्लियर है मनीषा? अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ना कोरल क्या होता है, वहां पर आपको पता चलेगा, डोंट वरी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके। सो ये कोरल्स होते हैं, इनके डिपॉजिट से लक्षद्वीप बना है, इनके निक्षेपण से लक्षद्वीप बना है, राइट। देखो, कोरल ब्लीचिंग आप लोगों ने नाम सुना होगा। कोरल ब्लीचिंग कब होती है, कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में कोरल्स, लेकिन जब ब्लीचिंग हो जाती है इनकी, सो ये जितने भी कलर्स आपको दिख रहे हैं, ये पता है किस में, वाइट में टर्न होना शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, और उसी फेनोमेना को, उसी घटना को बोला जाता है कोरल ब्लीचिंग।
उसमें ये सजीव हैं। अभी हमने पढ़ा ना लिविंग जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन जब कोरल ब्लीचिंग होती है तो ये जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो जिनके साथ ये रिलेशनशिप में होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं, जिनकी वजह से इनको पोषण मिलता है, खाना मिलता है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ होती है, वो जो जीव होते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है कि वो जीव नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं और वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। जब वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं तो ये फिर वहाँ पर अकेले होते हैं, इनको खाना नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है इनके चीज़ों में, यानी कि जो भी जैसे होता है ना कि हम लोग को डाइट नहीं मिलती तो क्या होता है, हमारे मिनरल्स, वाइटामिन्स है ना, सारी चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं, अलग अलग बीमारियाँ होना शुरू हो जाती हैं। और जब वो बीमारियां होती हैं तो हमारी बॉडी का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे फिर आदमी का क्या होता है, अगर कंटिन्यू किसी को खाना पीना ना मिले तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, डेथ ही हो जाती है उस व्यक्ति की। सो सेम चीज इनके साथ होती है, उसी को बोला जाता है कोरल ब्लीचिंग, राइट, उसी को कोरल ब्लीचिंग बोला जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ब्लीचिंग के कारण ये मर जाते हैं क्योंकि इनको खाना पीना नहीं मिलता है, तो ये मर जाते हैं। जब तापमान एक सर्टेन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, जब पानी का आसपास का या प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जो मरीन लाइफ होती है वो प्रभावित हो जाती है, तो फिर ये प्रभावित होंगे ही, राइट। आगे देख लेते हैं कोरल्स के बारे में कि कोरल क्या है। सो कोरल इज एक्चुअली ए लिविंग एनिमल, यानी कि एक सजीव जीव होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं जो कोरल होते हैं। एंड कोरल हैज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ईच गिव समथिंग टू द अदर एंड गेट समथिंग बैक इन रिटर्न विद, यहाँ पर आप देखेंगे ये जुंक्तो फैला, यानी कि जुंग से थैला के साथ ये रिलेशनशिप में होते हैं, ये जीव होता है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, दो लोग जब एक रिलेशन में होते हैं और दोनों को फायदा होता है ना, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कैसे? जैसे कि जैसे मान लो इन्हीं को मान लो, जो कोरल्स होते हैं वो इनके ऊपर चिपके होते हैं, रहते हैं, और ये जो जीव होता है ये पानी में रहता है। क्लियर है? सो यहाँ से इनको खाना पीना मिलता है ना, इसीलिए इनका क्या होता है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है या फिर किसी वजह से गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा मिलती है, मतलब जहाँ पर इनकी आदर्श स्थिति होती है रहने की, जब वो बिगड़ने लगती है तो ये जीव जो होता है वहाँ से माइग्रेट कर जाता है, चला जाता है, या तो फिर इसकी भी डेथ होता जाती है जब ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। इसी वजह से जो दूसरा होता है उसके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, राइट। क्लियर है यहाँ पर? एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गीज विद लिव ऑन कोरल्स, दूसरी बात, ये सूक्ष्म शैवाल जो होते हैं, जो एल्गीज होते हैं, इन्हीं के साथ ये माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत छोटे सूक्ष्म होते हैं, इनके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है कोरल्स। क्लियर है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप नाम याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जुंगसेथेला के साथ रिलेशनशिप में होता है कोरल रीफ, और कैसा रिलेशन होता है, सिम्बायोटिक। ठीक है, सिम्बायोटिक में क्या होता है, कई बार विशेषताएं पूछ ली जाती है, जब दोनों जीवों को एक दूसरे के बदले कुछ मिलता है, कुछ प्राप्त होता है, कुछ लाभ होता है, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आगे देख लेते हैं। एंड रेफर टू एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, कोरल रीफ्स हार्बर अ रिच बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो कोरल्स होते हैं इनको समुद्र के वर्षावन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्रवाल हैं ये भित्तियों में यानी कि कोरल रीफ्स में एक तरीके से बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी बहुत पाई जाती है यहाँ पर, जहाँ पर कोरल्स पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर, जो तापमान, जो स्थिति होती है वो ऐसी होती है कि बहुत सारे छोटे छोटे जीव, एल्गीज, राइट, माइक्रोस्कोपिक एल्गीज, कोरल्स और बहुत सारी मरीन लाइफ वहाँ पर होती है। इसीलिए ये जो एरिया होता है जहाँ पर कोरल्स होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, और कोरल्स को सी का फॉरेस्ट रेन यानी कि वर्षा वन भी इनको कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आ जाए कभी कि समुद्र का वर्षा वन किसको कहा जाता है, तो क्या है, कोरल। कोरल को समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे हम देख लेते हैं अपना अंडमान एंड निकोबार के बारे में। सो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बारे में जान लेते हैं। दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड इन एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन्स। मैंने बताया था ना कि बहुत सारे माउंटेन, बहुत सारे अभी भी पर्वत ऐसे हैं, पर्वत श्रृंखलाएं ऐसी हैं जो कि पानी के नीचे हैं। बहुत सारे पर्वत तो ऐसे हैं जितने आपको पानी के ऊपर दिखते हैं उतना ही, उससे ज़्यादा वो पानी के नीचे हैं। सो जो अंडमान निकोबार है वो भी जैसे हिमालय टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से हुआ है, बना है, वैसे ही अंडमान भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से बना है। सो ये एक सबमरीन माउंटेन है, यानी कि ये जो द्वीप है ये ऐसे माउंटेन
माउंटेन हैं जो कि जल में समुद्र से ऊपर उठे हुए पर्वत हैं, राइट। यहाँ पर जब हम मिड ओशनिक रिज पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक में, मैंने अपनी क्लास में भी कराया था, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने वो क्लास अटेंड की है। अभी बताया मनीषा या मोनिका थे, अभी उस क्लास में अटेंड किया था। सो मैंने वहाँ पर भी बताया था जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक दिन पढ़ाई थी उसमें, कि जब मिड ओशनिक रिज हम पढ़ते हैं ना, जहाँ पर दो प्लेट आपस में मिलती है या अलग होती हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे वॉल्केनिक माउंटेन बनते हैं। सो अंडमान निकोबार भी उसी टाइप का वॉल्केनिक और टेक्टोनिक माउंटेन है जो पानी के नीचे से थोड़ा ऊपर उभरा हुआ है ना, निक्षेपण से नहीं बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर है ये चीज़? आप लोग मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि थोड़ा सा टफ टॉपिक है, अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर मैं दूसरी तरीके से समझाऊंगी। आप मुझे बताइए क्लियर है यहाँ पर? क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है। सो सिंस दीज आइलैंड्स लाइज क्लोज टू द इक्वेटर एंड द क्लाइमेट रिमेन्स हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर एंड हैज डेंस फॉरेस्ट, यानी कि जो अंडमान एंड निकोबार है पूरे भारत की अपेक्षा इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक है। जब हम देखते हैं तो आपने देखा भी होगा इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक है जब आपने मैपिंग की होगी तो। एंड क्लाइमेट रिमेन्स हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पर जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है वो गर्म होती है ना, और ऐसा वर्ष भर होता है और बारिश भी बहुत होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्वेटर के ये नज़दीक है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है। जब तापमान ज़्यादा होगा तो समुद्र से पानी बहुत ज़्यादा एवेपरेट होगा, हवाएं पानी लेकर के जाएंगी, ठीक है। और फिर क्या होगा? फिर वो ठंडी भी होंगी, जब वो ऊपर जाएंगी तो ठंडी होंगी एक सर्टेन टेम्परेचर पर, और फिर वो बरस जाती हैं तो बारिश भी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि चारों तरफ जल है, बीच में माउंटेन है, जंगल बहुत ज़्यादा है, पेड़ बहुत ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है? क्लियर है ये चीज़? ये चीज क्लियर है सभी स्टूडेंट को? एक बार आप, हाँ ठीक है क्लियर है, थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स कर दिया करो, है ना। आगे देख लेते हैं। सो द एरिया ऑफ द आइलैंड ग्रुप इज अबाउट 8,249 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ये अंडमान एंड निकोबार का जो एरिया है लगभग 8,249 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और लक्षद्वीप का कितना था? लक्षद्वीप का याद है कितना था? 32 स्क्वायर किलोमीटर ओनली। सो आप देखिए कितना यहाँ पर ये डिफरेंस है ना, कितना डिफरेंस है। 32 किलोमीटर स्क्वायर, ये 32 स्क्वायर किलोमीटर, और ये 8,249 यानी 8,249 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। एंड द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, राइट। यानी कि जो पूरा महाद्वीप है अंडमान एंड निकोबार, ये दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। दो ग्रुप कौन से हैं? एक अंडमान और दूसरा निकोबार, राइट। सो दे आर अंडमान इन नॉर्थ एंड निकोबार इन साउथ। साउथ में निकोबार है, अंडमान नॉर्थ में है। एंड 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार ग्रुप। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये आपको ध्यान रखना। 10, 8, 9, 10, 11 आप लोगों को वैसे यहाँ आपने पढ़ भी लिया है, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है। ये 4 आपके लिए होमवर्क है, 8, 9, 10 एंड 11। इनके बारे में आपको देखना है, नोट बनाना है कि ये कितने डिग्री चैनल कौन से को अलग करता है। 8 डिग्री किस किस को करता है? 9, 10, 11। मैं कह रही हूँ यहाँ से सवाल आता है, ये आपको पता चल चुका है, 8 भी पता चल चुका है, सिर्फ ये आपको पता करना है। ये 2 होमवर्क है, सवाल यहाँ से जरूर आता है एक, है ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, राइट। एंड द सॉदर्न मोस्ट टिप द इंदिरा पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ निकोबार आइलैंड। जो अंडमान एंड निकोबार है और उसका जो साउथ पार्ट है निकोबार, उसका सबसे दक्षिणी जो किनारा है उसको इंदिरा पॉइंट निकोबार बोला जाता है, यानी कि इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, जो सबसे सॉदर्न पॉइंट है यहाँ पर, है ना। और वो कहाँ पर पड़ता है? ग्रेट निकोबार में पड़ता है। यानी कि अगर बोला जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, देखो 2 चीजें होती है, एक तो सॉदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, दक्षिणी पॉइंट, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, वेरी गुड वेरी गुड। 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए सौदर्नतम यानी कि सॉदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सॉदर्नतम सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर पड़ता है? ग्रेट निकोबार में।
इंदिरा पॉइंट पड़ता है ग्रेट निकोबार में, है ना, निकोबार के सबसे दक्षिण में पड़ता है ग्रेट निकोबार में। क्लियर है ये चीज? आगे देख लेते हैं। और कन्याकुमारी आपको पता है तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या था? केप कॉमोरिन। और एक चीज और मैं बता दूं, कन्याकुमारी पर यानी कि केप कॉमोरिन पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन तीनों एक जगह आकर के मिलते हैं और वो जगह है कन्याकुमारी। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ऐसा। हाँ, मेनलैंड के साथ कन्याकुमारी, और अगर भारत का सॉदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए ना तो उसमें मेनलैंड पूछा ना कुछ, बस सॉदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया अगर पूछा जाता है तो वो आपका आएगा इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में, जो कि निकोबार का बिल्कुल दक्षिणी पार्ट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसको। यहाँ पर आप देखिए, ये है अंडमान एंड निकोबार। जब आप भारत के साथ इसको देखते हैं तो ये अंडमान एंड निकोबार है पूरा यहाँ तक, ये ग्रेट निकोबार है। यहाँ देखिए, ये है ग्रेट निकोबार। अब आप यहाँ पर आ जाइए, ये है ग्रेट निकोबार, है ना, यहाँ पड़ता है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यहाँ पर पड़ता है। और कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? यहाँ पर, यहाँ पर पड़ता है केप कॉमरिन या कन्याकुमारी या केप कॉमरिन, राइट। सो अब देखिए, ये 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है। विजुअल है आप लोगों को? ये विजुअल है आपको सभी को? 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान एंड निकोबार को। यहाँ से सवाल आते हैं, मैंने अपनी क्लासेस में भी आपको बताया है, मैं अभी भी बता रही हूँ। 10 डिग्री चैनल अलग करता है, यहाँ से एक सवाल आपका ये हो गया। अंडमान, ये ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट पड़ता है जो कि सॉदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। दूसरी चीज़, जब आप अंडमान को देखते हैं, अंडमान में एक है नॉर्थ अंडमान, दूसरा है मिडिल अंडमान, तीसरा है लोअर अंडमान, है ना, और फिर आपका आता है लिटिल अंडमान। यानी कि 4 पार्ट्स में अंडमान को डिवाइड किया गया है। और अंडमान की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ पर पड़ती है? वो पड़ती है लोअर अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर पड़ती है लोअर अंडमान में। कभी अगर आ जाए कि अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कौन से पार्ट में पड़ती है, तो लोअर अंडमान में। अब इनको अगर नॉर्थ से साउथ देने के लिए आ जाए तो आप इनको ध्यान रखिए, नॉर्थ अंडमान, मिडिल, ऐसे याद कर लो, NML, राइट, उसके बाद आप फिर से L, NMLL। अंडमान तो आपको पता ही है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, या तो यहाँ पर आई लगा लो। ठीक है, लोअर पड़ता है लिटिल से पहले, ये कंफ्यूजन हो सकता है लिटिल में और लोअर में। सो लिटिल जो है वो सबसे नीचे आता है अंडमान में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 10 डिग्री चैनल अलग कर देता है निकोबार को। फिर जब आप निकोबार देखते हो तो सबसे पहले आता है कार निकोबार, उसके बाद आएगा यहाँ पर आपका कार निकोबार के बाद आएगा लिटिल निकोबार, उसके बाद आता है ग्रेट निकोबार, है ना। सो इसको भी आप ऐसे देख सकते हैं, CLG, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। यहीं पर है इंदिरा पॉइंट। यहाँ तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को तो मुझे बताइए आप लोग। क्लियर है सभी? आगे बढ़ें। बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? 2 घंटे की क्लास में बोर तो नहीं हो जाते हो? अच्छा, बोर नहीं हो, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है ना। क्योंकि देखो, पढ़ना तो है ही, पढ़ना तो है, बोर हो गए तो फिर लॉस आपका होगा उसमें। सो इसलिए पहले ही एनर्जी मेंटेन करके रखो। इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था, क्योंकि शाम के टाइम ये क्लास होती है 5 to 7। सो कई बार ऐसा होता है, ये जो टाइम होता है ना, ये थोड़ा सा होता भी ऐसा है, अच्छा पता नहीं चलते। बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी चीज़ है। सो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा चाय वाय पी के बैठा करो, जिनको चाय पसंद है, जिनको कॉफ़ी पसंद है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, है ना। उससे क्या होगा, जब एनर्जी हमारे अंदर होती है ना, तो हम फिर टफ से टफ चीज़ को भी फेस कर जाते हैं, राइट। क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाता है, बट अगेन स्टूडेंट के लिए कोई टाइम नहीं होता। हमारा तो मैंने पहले ही बोला था आपको एक बार, है ना, स्टूडेंट के लिए ना सुबह होती है, ना शाम होती है, ना रात होती है। रात को 2 बजे अगर पढ़ने का मन है तो 2 बजे भी पढ़ना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के, आप में से होता है किसी के साथ ऐसा कि सो रहे और अचानक से लग रहा है कि नहीं पढ़ना चाहिए, अब ये नींद हो गई है पूरी? होता है किसी के साथ ऐसा? बताइए अपना अनुभव, एक्सपीरियंस हुआ है? वेरी गुड। अच्छा, नहीं, हरी कृष्ण बोल रहे हैं नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जिनके साथ हुआ है उनके साथ बहुत बढ़िया। नींद आती है, हाँ हाँ ठीक है, तो दिन में पढ़ लेते होगे ना आप लोग। देखो, ये डिपेंड करता है कि आप अपने ब्रेन को ट्रेंड कैसे कर रहे हो। एक बात मैं आपको बताऊं, सारी की सारी चीज़ें पता है किस पे डिपेंड करती हैं? हमारे डिटर्मिनेशन पे, प्लस
हमने अपने ब्रेन को खुद को ट्रेन कैसे किया हुआ है, और दूसरी चीज़ किसी चीज़ के लिए हमारी नीड्स कैसी हैं। मान लो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे होंगे आप में से, या फिर मैं जनरली अगर एग्जांपल दूँ, कि जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें पता है उन्होंने जैसे तैसे अपनी फ़ीस जमा की है और ना ही उनके पास समय है किसी भी तरीके से किसी भी हाल में इसी साल जब भी एग्ज़ाम आएगा आपका, जब भी फॉर्म आएगा, तो इसी वर्ष आपको जॉब लेनी है, इसके आगे ना आप पढ़ सकते हो ना फीस जमा कर सकते हो। जैसा इस तरीके की सिचुएशन जिन स्टूडेंट्स के साथ होती है ना, वो स्टूडेंट काम भी कर लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं, और आप सच मानिए उनका एग्ज़ाम भी क्रैक होता है ना। सो कई सारी चीज़ें होती हैं जो मोटिवेशन फैक्टर होते हैं, हमको कितनी ज़रूरत है, हमारा कंफर्ट जोन क्या है, राइट। बट मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि जब तक जॉब हाथ में नहीं आ रही है, चाहे यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, या फिर लड़के हैं, मैं आप दोनों को यही बोलना चाहूँगी, जब तक आपके पास जॉब नहीं है, आप लोग यही मान के चलो कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये लास्ट चांस है आपका और आपको हर हाल में जॉब लेनी है। कंफर्ट जोन से आप बाहर आ जाओ 1 साल के लिए, है ना। नींद उतनी लो जितनी आपको ब्रेन और आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी हो, उसके आगे नहीं। खाना भी वैसे ही खाओ जिससे कि बीमारियां आपसे दूर रहें और आपको सारे मिनरल्स वाइटामिन सब कुछ मिले, राइट। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, पता है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं सभी को यहाँ पे यही बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 1 साल अपने आप को ऐसे डिसिप्लिन में रख लो कि इसके आगे कुछ है नहीं, फिर कुछ हाथ में नहीं आएगा। फिर देखना आप, फिर आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठोगे, इवन आप फिर दूसरों को देख के ना आपको ये लगेगा कि यार ऐसे हो ही नहीं सकता कि पढ़ने का मन ना हो। क्यों नहीं होगा पढ़ने का मन? ज़रूर होता है। पूछो उन लोगों से कि जो लोग अपने एग्ज़ाम के चक्कर में बाहर होते हैं, घर से बाहर रहते हैं और 2-2 साल तक लगभग घर नहीं जाते हैं, पता है? क्योंकि उन्हें पता है अगर 2 दिन के लिए भी जाएँगे ना तो हमारा पूरा का पूरा टाइम टेबल ब्रेक हो जाएगा, है ना? सो ये मानो कि लास्ट चांस है और पैसे दिए हैं तो पढ़ना है। पैसे गए हैं, पढ़ना है, ये मोटिवेशन होना चाहिए आपके लिए। आपने फीस जमा की है, आप टाइम दे रहे हो 2 घंटे डेली का। सो जितना ज़्यादा हो सके उतना रिटर्न लो, प्लस मेहनत करो और अपने आप को डिसिप्लिन्ड में रखो, अच्छे से ट्रेन करो अपने ब्रेन को, ताकि जैसे आप कहो आपका ब्रेन वैसे चले, जैसे ब्रेन कहे वैसे आप ना चलो, है ना? ये नहीं करना है। याद इसलिए नहीं रहता, देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती हैं। आपको पता है याद क्यों नहीं रहता है? क्योंकि आपने मान लो एक चीज़ पढ़ी आज, और वो भी कैसे? आप पढ़ने के मूड में बैठते हो कि मुझे पढ़ना है, ऐसा लगता है जैसे हमसे कोई करवा रहा है ये काम। जब आपको ये लगेगा ना कि मुझे करना है, खुद करना है मुझे, फिर आपको याद भी रहेगा और आप नई-नई चीज़ें ईज़ाद करना सीख जाओगे। मतलब कि मैं कैसे पढ़ूँ इस चीज़ को? एक बार पढ़ा, फिर एक दिन बीच में बै गैप दो उस चीज़ के लिए, फिर उसको फिर से उठाओ, फिर रिवीज़न करो। ऐसे आपने अगर 3 बार कर लिया, फिर तीसरे दिन, उसके बाद 5 दिन बीच में छोड़ो, फिर 10 दिन छोड़ो। ये चीज़ें, हमारा जो ब्रेन होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग मशीन होता है ये, पता है? हम लोग जैसे मोबाइल चलाते हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कितना सब हो रहा है। सोचो हमारे पास तो नेचुरल इंटेलिजेंस है। हम लोग अगर अपने ब्रेन को यूज करें ना तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और याद की बात ऐसी है कि अगर हम ऐसा सोच के पढ़ते हैं कि यार हमारा ये काम है, हमें करना है, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आपको लगेगा कि आपको करना है, आपकी ड्यूटी और आपका राइट दोनों है ना। अगर आप लोग वर्किंग नहीं हो तो मैं मेक श्योर हूँ इस चीज़ के लिए कि अगर आप वर्किंग नहीं हो तो आपकी जो फीस दी है वो आपके घर वालों ने दी होगी, राइट, है ना। सो आपके लिए मोटिवेशन फैक्टर यही होना चाहिए कि पैसे को वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम क्रैक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। जब हम वर्किंग होते हैं और खुद अर्न कर रहे होते हैं तब तो एक बार को चलो मान भी लेते हैं कि चल कोई बात नहीं, फीस दे दी, नहीं हुआ तो अगले साल देख लेंगे। लेकिन जब मम्मी पापा मेहनत कर रहे होते हैं, है ना, और देखो जब हम किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो ये मैं यहाँ पर आपको बोल सकती हूँ, मैं गारंटी तो नहीं कहूँगी इस बात की, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि हम बिजनेस फैमिली से आते हैं। क्योंकि जो बच्चे बिजनेस फैमिली से आते हैं वो बच्चे फिर एग्जाम की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे होते, वो फिर बिजनेस कर रहे होते हैं। सो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। चलो मम्मी पापा दोनों जॉब कर रहे होंगे, लेकिन वो चाहेंगे कि उनके बेटे या उनकी बेटी भी सेलेक्ट हो। सो आप लोग पैसे वेस्ट नहीं करना, मैं बार बार बोल रही हूँ। अभी आपके पास टाइम है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आप फिर प्राउडली बोल सको कि यार मेहनत करते हैं ना तो होता है एग्ज़ाम क्रैक। और मैं आपको एक बात बताऊं, एग्ज़ाम क्रैक हो या ना हो, अगर आप मेहनत करोगे ना, आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो। आप इतने पैसे अर्न कर सकते हो, बहुत अच्छी जॉब कर सकते हो कहीं पर भी, अगर आपने पढ़ाई ठीक से की है तो।
जो लोग बोलते हैं ना कि जॉब है ही नहीं, पढ़ाई करके बैठे हैं, एक्चुअली उन लोगों ने पढ़ाई नहीं की होती है ठीक से, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कहीं जाने का, है ना। क्लियर है ये चीज? बोर हो गए होगे ना, ज्यादा देर हो गई, बोर हो गए होगे। ठीक है, क्लास में वापस आते हैं। राइट, क्लास में वापस आते हैं। अच्छा देखो, जो आपको नोट्स मिलने वाले हैं ना, वो आपको इतने कंसाइज नोट्स मिलेंगे कि वो आपको फिर अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। क्लास अच्छे से करो, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर पॉइंट्स करो क्लास में आप लोग, और जो आपको नोट्स मिलेंगे उनको अच्छे से पढ़ लेना आप नोट्स को। राइट, क्लास में फोकस्ड रहो, कुछ कुछ चीज़ें नोट करो, जैसे मैं मैप समझा रही हूँ, क्वेश्चन बता रही हूँ कि यहाँ से आ सकता है, ये हो सकता है, नॉर्थ साउथ सीक्वेंस बता रही हूँ, ईस्ट टू वेस्ट बता रही हूँ। उसके बाद जो नोट्स मिल रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ो आप लोग, नोट्स को अच्छे से पढ़ना, बहुत मेहनत से नोट्स बनाएं और बहुत अच्छे नोट्स बनाएं। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। बस देखो, मैं एक चीज़, इवन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अगर हम पढ़ाई अच्छे से करते हैं ना, हमारी गवर्नमेंट जॉब हो ना हो, हम बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं, सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, और जो शायद एक गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप तैयारी करो, अच्छे से करो, एग्जाम निकलेगा, बहुत अच्छी बात है ना। अदरवाइज आप कहीं पर भी प्राउडली खड़े हो सकते हो। राइट, वापस आ जाते हैं यहाँ पर। सो हमारा अंडमान एंड निकोबार हो चुका है। अगेन आप यहाँ पर देख लीजिए, नॉर्थ अंडमान, मिडिल, लोअर लिटिल, इसको ध्यान रखना, इसका सीक्वेंस बनाना है इसका। उसके बाद 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान निकोबार को, है ना, यहाँ पर हमने देखा ये। एंड ग्रेट निकोबार में यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, क्लियर है, यहाँ पर आपका है इंदिरा पॉइंट। आगे देख लेते हैं हम इंडिया। अब हम इंडिया की लोकेशन देख लेते हैं कि भारत कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर अवस्थित है भारत, ये देख लेते हैं। सो इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया। ये चीज़ आपको पता है, बहुत कॉमन चीज़ है कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और अगर हम एशिया की बात करते हैं, सो एशिया में ये भारत 2nd सबसे बड़ा देश है। राइट, एंड इट्स सेपरेटेड बाय हिमालयाज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। एशिया महाद्वीप से भारत हिमालय के द्वारा अलग होता है। हमने कल जब हिमालय की फॉर्मेशन पढ़ी थी तो यहाँ पर ये पढ़ा भी था। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड विद एन एरिया ऑफ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो दुनिया के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और भारत का कितना है एरिया? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। बहुत बार ये पूछ लिया जाता है, बहुत कॉमन है, सबको पता होगा, सबको याद होगा, फिर भी माइंड में फिक्स रखिए, कहीं पर भी आ जाता है। सो ये जो फिगर है ये आपको नहीं भूलना चाहिए, है ना। आगे हम देख लेते हैं लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जान लेते हैं। सो इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ, यानी कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जब हम अक्षांश की बात करते हैं तो। एंड जब हम बात करते हैं देशांतर की, सो देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर। यानी कि देशांतरीय और अक्षांश की जब हम बात कर रहे हैं, अक्षांश के आधार पर भारत का जो विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। और जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, देशांतर की बात करते हैं, सो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में ये देशांतर पर स्थित है। क्लियर, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, और नहीं भी पूछा जाता है तो ये हमारे भारत का विस्तार है, हमारे देश का विस्तार है, हमें पता होना चाहिए, है ना। हर तरीके से हमको चीज़ों को कवर करना है। राइट, हेंस इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर, यानी कि भारत नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में अवस्थित है। कैसे अवस्थित है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। एंड द सॉदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ कंट्री इज पिग्मेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट, यानी कि भारत का जो सॉदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, और इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता था। और ये जो पिग्मेलियन पॉइंट है ये कहाँ पर है, ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में। देखो, भारत का जो स्थलीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से
लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। लेकिन अगर इंदिरा पॉइंट के विस्तार से हम देखेंगे, इंदिरा पॉइंट से निकोबार से जब हम देखेंगे तो ये पड़ता है कहाँ पर, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर में। इसीलिए बोला था जब हम अंडमान निकोबार को शुरू किया था कि अंडमान एंड निकोबार इक्वेटर के नज़दीक पड़ता है। 8 में और 6 में अंतर तो है ही, 2 डिग्री का अंतर है ना। सो ये इक्वेटर के भूमध्य रेखा के नज़दीक पड़ता है, इसलिए वहाँ तापमान ज़्यादा होता है, वर्षा ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता ज़्यादा होती है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देख लेते हैं। एंड लोकेटेड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड में स्थित है ये। यहाँ पर आप देखिए, जब हम इसका अक्षांशीय विस्तार देख रहे हैं, सो ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू, यहाँ पर आप देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, है ना। ये इतना है इसका अक्षांशीय विस्तार। क्लियर? जब हम इसके देशांतरीय विस्तार को देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन को देखेंगे, सो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू, आप देखेंगे यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये है इसका देशांतरीय विस्तार। क्लियर है यहाँ पर? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को तो आप लोग मुझे बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। प्रिया कोई डाउट है? ओके, क्लियर है, ठीक है। अब हम इसकी अगर लंबाई देखें, सो नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से साउथ में जब इनकी लंबाई है नॉर्थ से साउथ में, वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की पूरी इसकी लंबाई है। और गुजरात से लेकर के जब अरुणाचल प्रदेश तक की हम लंबाई देखते हैं, चौड़ाई देखते हैं, तो वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। राइट, ये है 2933 किलोमीटर। क्लियर है? देखो, बहुत बार लंबाई चौड़ाई से सवाल आता है, देशांतरीय विस्तार से आता है, अक्षांशीय विस्तार से आता है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। भारत का जो उच्चतम पॉइंट है यहाँ पर, वो है कौन सा? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार में, यहाँ पर ग्रेट अंडमान, ग्रेट निकोबार में। और ये 6 डिग्री चैनल पर है, यहाँ पर है ये 6 डिग्री पर। राइट, चैनल नहीं, 6 डिग्री पर स्थित है ग्रेट निकोबार, राइट, नॉर्थ में। एंड यहाँ का सॉदर्न पॉइंट, जब हम लैंड मास की बात करते हैं, लैंड मास की तो कन्याकुमारी है, लेकिन सॉदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है? इंदिरा पॉइंट। हम वेस्टर्न पॉइंट की अगर बात करें तो वेस्टर्न पॉइंट इसका पड़ता है गोहार मोती, गुजरात में, गोहार मोती। और जब हम ईस्टर्न पॉइंट की बात करते हैं तो ईस्टर्न पॉइंट यहाँ पर पड़ता है किबिथू, यहाँ पर। कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। किबिथू पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, सॉदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में है। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, किबिथू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा भारत की अवस्थिति देख लेते हैं। मान लो, आप ऐसे मानो ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी अर्थ है, आप लोग इसके शेप पे मत जाना। राइट, यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच से हमारी जाती है जीरो लाइन, जिसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, है ना, इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। राइट, सेम यहाँ से एक लाइन जाती है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये काल्पनिक रेखा है। एंड ये भी है 0 डिग्री, ये है लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि देशांतरीय। और ये अक्षांशीय, 0 डिग्री अक्षांश। राइट, अब आप देखो, यहां से आप लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ में जब जाते हो, तो यहां पर 0 डिग्री लाइन से 23.5 डिग्री उत्तर में, नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री जब आप नॉर्थ में चलते हो यहां से, है ना, तो ये जो लाइन है, पता है इसको क्या बोला जाता है? ये लाइन को, इसको बोला जाता है 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। सेम चीज 0 डिग्री के, ये है 23 डिग्री नॉर्थ में। अब हम इक्वेटर लाइन के 23.5 डिग्री साउथ में जब आते हैं, सो ये जो लाइन है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा।
यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा किसी भी स्टूडेंट को, थोड़ा सा क्विकली रिस्पॉन्स करिए आप लोग, है ना? ओके, क्लियर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें कि ग्लोब पर, पूरे पृथ्वी पर, पूरे वर्ल्ड मैप में भारत कहाँ पर है। आप इसको ऐसे सोचो, ये वर्ल्ड मैप है, ये पूरा ग्लोब है हमारा, ठीक है। ये भूमध्य रेखा है जिसको विषुवती रेखा भी बोला जाता है, इक्वेटर लाइन भी बोला जाता है और 0 डिग्री लाइन भी बोला जाता है। 4-5 नामों से इसको जाना जाता है। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नॉर्थ में आती है कर्क रेखा, है ना। अब एक चीज देखो, हमने यहाँ पर देखा था कि भारत का, ये चीज हम देख रहे थे, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। तो हम ये नॉर्थ क्यों बोल रहे हैं? नॉर्थ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो 0 डिग्री है इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ती है कर्क रेखा, और लगभग यहाँ पर पड़ता है भारत, और जो कर्क रेखा है वो लगभग भारत के बीचों बीच से होकर के जाती है, भारत के बीचों बीच से होकर के जाती है। सो ये जो पॉइंट है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, ये नॉर्थ ही होगा ना अगर हम अक्षांश के आधार पर देखेंगे, क्योंकि भूमध्य रेखा के तो उत्तर में पड़ता है ना भारत। अभी आपको ये क्लियर है? भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत पड़ता है, इसलिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अगर हम लैंड मास की बात कर रहे हैं, अंडमान एंड निकोबार आता है यहाँ पर, क्लियर। अगर हम इसके अक्षांश की बात कर रहे हैं, देखो ये इसीलिए बोला था अंडमान एंड निकोबार इक्वेटर के बहुत नज़दीक है, क्योंकि ये लगभग 6 डिग्री पर पड़ता है ना। निकोबार जो है वो 6 पे पड़ता है, इसलिए इसको नॉर्थ बोला जाता है, और यहाँ पर 37 डिग्री नॉर्थ तक इसका विस्तार है। अब ये जो लाइन है हमारी देशांतरीय रेखा, इसके आधार पर भी पृथ्वी 2 भागों में बढ़ती है। अक्षांश के आधार पर ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, इसके आधार पर ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। क्लियर है? यहाँ पर क्लियर है। सो अक्षांश के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, और देशांतर के आधार पर भारत कहाँ पर पड़ेगा? ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और यहाँ से नॉर्दर्न, सो नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर मान लो केवल ये पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में है, सो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर पूछा जाए कि देशांतर के आधार पर भारत किस गोलार्ध में है, सो देशांतर के आधार पर भारत पड़ता है ईस्टर्न गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। अगर पूछा जाए कि अक्षांश के आधार पर भारत किस गोलार्ध में, किस हेमिस्फीयर में है, सो अक्षांश के आधार पर पड़ता है भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा आप लोग। क्लियर है? ये चीजें क्लियर हैं आपको जो हमने बताई यहाँ पे? ये हम आगे देखेंगे कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के जाती है, लेकिन वर्ल्ड पे भारत की, ग्लोब पर भारत की अवस्थिति क्लियर है कि भारत को इसीलिए पता है, ये जो देशांतर के आधार पर भारत का विस्तार है ना, ये यहाँ पर ये जो विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इसको पूर्व क्यों बोला जाता है? इसके आधार पर पूर्व बोला जाता है। ये जो लाइन है, जो 0 डिग्री देशांतर है ना, ये क्योंकि ये ईस्ट में पड़ता है ना। सो हम तो इधर आते हैं ईस्ट में, इंडिया इधर आता है। सो भारत का विस्तार यहाँ से है 68 डिग्री, यहाँ पर है ना 68 डिग्री से इधर हम जाएंगे 97 डिग्री तक, यहाँ तक, क्योंकि ये ऐसे करके आता है ना भारत का नॉर्थ ईस्ट एरिया। सो 97 डिग्री इधर आ जाएगा, इसीलिए इसको ईस्ट बोला जाता है। अक्षांश के आधार पर जब देखते हैं तो नॉर्थ लगता है, एन लगता है, और देशांतर के आधार पर जब देखते हैं तो ई यानी कि ईस्ट लगता है। यहाँ तक अगर कोई डाउट है किसी भी तरीके का तो आप लोग मुझे बताइएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ये आप थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स करें। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ठीक है। सो द सॉदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया इज केप कॉमोरन, जैसा कि हमने देखा था। मान लो ये जो है दक्षिणी बिंदु है भारत का, कन्याकुमारी, इसको केप कॉमोरन के नाम से भी जाना जाता है। एंड नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज कोल, इंदिरा कोल। भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कोल, है ना, वो इंदिरा कोल है भारत का उत्तरी बिंदु। क्लियर? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो, ये है भारत का विस्तार। यहाँ पर ये क्या है? ये है इंदिरा कोल, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में पड़ता है। ये है गुहार मोती, है ना, यहाँ पर है गुहार मोती। किबिथू पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। एंड इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ पर, ठीक है। केप कैमरून ये है 8 डिग्री पर,
8 डिग्री पर है केप कॉमोरन, ये 6 डिग्री पर है। जो ग्रेट निकोबार है 6 डिग्री पर पड़ता है, इसीलिए ये भूमध्य रेखा के पास पड़ता है, इसीलिए यहाँ की जलवायु, यहाँ का तापमान, यहाँ का मौसम, ऋतुएं सब अलग होती हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी भी तरीके का? क्लियर है यहाँ पर? यहाँ तक कोई डाउट है किसी भी तरीके का तो आप लोग मुझे बताइए। क्लियर है यहाँ तक सभी? ओके ओके ठीक है। अच्छा एक चीज, अब हम इसके आगे की क्लास कल करते हैं, ठीक है? इसके आगे की क्लास हम लोग कल करते हैं, राइट? क्योंकि पूरा एक कंप्लीट टॉपिक होगा तो वो हम लोग कल करेंगे, है ना? इसके आगे जो भी इसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है वो मैं आपको कल बताऊंगी। कल की क्लास में हम लोग साथ होंगे, राइट? ओके सो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो, ध्यान दो पढ़ाई पर ठीक से। मैं दोबारा बोल रही हूँ, फीस दी है, एडमिशन लिया है तो अच्छे से पढ़ो, है ना? एग्जाम क्रैक होना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट? नोट्स कल वाले मिल गए होंगे, बाकी लोगों को तो मिले हैं, आपके पोर्टल पे होंगे, आपकी आईडी पे होंगे। एक बार आप लोग चेक करना, फिर मुझे कल बताना, राइट? फिर मुझे कल बताना। देखो क्लास जैसे आज की क्लास है तो आज आपको नोट्स मिलेंगे, तो डेली वाइज है ना, क्लास वाइज आपको नोट्स मिलते चलेंगे, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच। एंड हम लोग डेजर्ट भी आगे जैसे जैसे टॉपिक चलते जाएंगे तो हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।